नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हम नीट 2024 वाला जो पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। 25 वाला पेपर हमने आपके 2 क्लासों में सॉल्व कर दिया था, उसमें आपके 45 क्वेश्चन थे 25 वाले में। 24 वाले में आपके 50 क्वेश्चन है, तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि 2 पार्ट में थोड़ा सा ना इजी रहता है, आपको वीडियो लेक्चर देखने में भी आसानी रहेगी। और मतलब मुझे बनाने में तो क्या, मैं तो बना दूंगा, खैर ना बड़ा वीडियो हो जाएगा, देखने में थोड़ा असुविधा रहेगी, इसलिए अपन उसको 2-2 क्लासों में है ना निपटाएंगे। तो 25 वाला कर लिया, आज 24 वाला कर रहे हैं, फिर 23-22 ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे अपन। तो ये नीट 2024 का क्या है आपके पेपर, नीट 2024 2024 आज इसको सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपको दोनों वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे, 25 वाले। और मेरी कोशिश ये रहेगी आपको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन किया जाए, ऐसे नहीं कि 50 क्वेश्चन से तो आप केवल 50 क्वेश्चन ही समझे, उसमें 4-5 ऑप्शन जो भी आ रहे हैं सारे आपको एक्सप्लेन किए जाए, ताकि आपको और भी चीजें सीखने को मिले। ठीक है ना, चलिए अपन बगैर देरी किए हुए और इन सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले आपकी फिजिक्स आ रही है, इसमें अपने केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, ये यहां से अपने केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन स्टार्ट है। तो इधर तो अपन सॉल्यूशन करेंगे। अगर अपन को कोई इंग्लिश वर्जन में कोई दिक्कत आएगी तो अपन उसका हिंदी वर्जन देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी अपन हिंदी वर्जन में कर रहे हैं सॉल्व, क्यों हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना, ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं ना, वैसे इंग्लिश मीडियम के भी खूब होते हैं, पर हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा ना दिक्कत आती है, क्यों ज्यादातर टीचर्स वगैरह है आपके बड़े ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, वो ना इंग्लिश मीडियम ज्यादा पढ़ाते हैं आपके। वैसे तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश इतनी कोई कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो ना कि आप पहले से हैबिचुअल हैं, तो हिंदी में कुछ जो चीज समझ में नहीं आ रही अपने उसको इंग्लिश में ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको। इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एनिलीन जो है ना आपकी, वो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया नहीं करती है। एनिलीन आपके फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्या, अरे एल्किलीकरण के अलावा आपके एसिलीकरण या एसिटिलीकरण जिसको कहते हो आप, एसिटिलीकरण, इस अभिक्रिया को भी नहीं देता है। एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण दोनों ही अभिक्रियाओं को नहीं देता है, यानी इसको भी नहीं देता है। केवल एल्किलीकरण ही नहीं, एसिटिलीकरण को भी नहीं देता है। उसका कारण क्या है, देखो उसका कारण ये है आपकी, अरे आप जब भी ऐसे मान लो ये एनिलीन ले लिया आपने, ये क्या है एनिलीन, और इसकी अभिक्रिया एल्किलीकरण की बात कर रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, अरे ये एल्किल हैलाइड लेंगे, साथ में क्या लेते हैं अपन, अरे AlCl3 लेते हैं आप, निर्जल AlCl3। कैसा, निर्जल AlCl3। तो यहां से क्या करता है ये, अरे इसका काम क्या है, AlCl3 का यहां से इस हैलोजन को ले जाएगा और ये क्या कार्बोकैटायन बना देगा, और फिर ये कार्बोकैटायन जाके कहां, अरे इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या करता है, अटैक। क्यों, अरे एनिलीन जो है ना आपकी, ये आपके प्लस आर इफेक्ट लगाता है, प्लस आर बोल दो आप या प्लस एम, तो प्लस आर की वजह से इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वो कैसी होती है, अरे उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, इस वजह से आसानी से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना चाहिए। पर ये इस काम को नहीं करने के बजाय, इसका काम तो क्या है, कार्बोकैटायन बनाना, पर ये कार्बोकैटायन नहीं बनाता। कारण क्या है, अरे इसके पास क्या है, देखो AlCl3 ऐसा है ना आपके, ये Al और मान लो ये Cl और ये Cl और ये क्या है Cl। तो एल्यूमिनियम के पास जो है ना यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ही है इसकी, किसमें, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है आपका, मतलब इसका एल्यूमिनियम का, जिसमें या उसको आप कह दो संयोजकता कोष, कौन सा कोष, संयोजकता कोष, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है ना, एक क्लोरीन ने दिया, एक एल्यूमिनियम ने दिया एक बॉन्ड में, तो 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और एक इसके पास क्या है, अरे एक इसके पास ऐसा वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसके पास क्या है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल। ये कैसा है, अरे वैकेंट यानी खाली p कक्षक, इसके पास खाली p कक्षक है। तो ये क्या करता है, अरे ये एनिलीन जो है ना ये क्या करता है, इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में क्या, अरे इसको ये लोन पेयर दे देता है, तो ये लोन पेयर ले लेगा, क्यों, इसको तो अष्टक पूरा करना है ना, तो इस वजह से क्या होगा, अरे इस पे तो आ जाएगा प्लस और इस पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन जो एनिलीन की नाइट्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस वजह से ये कैसा है, अरे अब हाईली है ना, पहले तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अब ये कैसा हो गया,
ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया अभी, ये हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, ठीक है ना। ये ऐसा बन जाएगा आपकी, अरे ये ऐसा देखो, ये NH2 ये प्लस और ये AlCl3 और ये माइनस। तो ये क्या, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो ये क्या करेगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा ये। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा तो ऑर्थो पैरा पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, और वैसे इलेक्ट्रोफाइल बन भी नहीं रहा जो यहां की वो अटैक करे। इस वजह से एनिलीन क्या नहीं देता है, अरे फ्रेडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया और एसिटिलीकरण भी इसलिए नहीं देता, या यूं क्या तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया इस तरीके का, तो इसकी साइट को क्या कर दिया इसने, ब्लॉक कर दिया, या ऐसे भी कह सकते हो आप। तो कहने के कई कारण है ना, ये कारण भी आपका सही है। तो इसका मतलब एनिलीन के लिए ये कारण आपका सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट। दूसरा कह रहा है एनिलीन को गैब्रियल संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अरे गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया होती है ना आपकी, उससे हम इसको नहीं बना सकते, इसको एनिलीन को, ऐसा ही कह रहा है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल अरे राइट है। क्यों, इससे हम केवल एलिफेटिक प्राथमिक एमीन बना सकते हैं, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन यानी एनिलीन को नहीं बना सकते। उसका कारण क्या है, अरे उसका कारण भी ये सीधा सीधा है आपके, देखो क्या, देखो गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया में अपन ये करते हैं, ऐसा लेते हैं अपन क्या, अरे ये थैलिमाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, थैलिमाइड, ऐसा ही होता है आपके थैलिमाइड। अरे ये आपका थैलिमाइड है, और यहां अभिक्रिया कौन सी मीडियम में करवाते हैं, क्षारीय माध्यम में, यानी ये KOH, और उसके बाद क्या करवाते हैं, इसकी एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवाते हैं। तो उससे क्या होगा, अरे इसका ये H है, ये कैसा है, एसिडिक है, ये बेस क्या करेगा, इसको ले जाएगा तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये काउंटर आयन पोटेशियम जुड़ जाएगा, और फिर ये क्या करता है आपकी, अरे ये क्या करता है, ये इस एल्किल हैलाइड पे अटैक करता है, यहां से इसको बाहर कर देता है, तो आपकी ये बन जाता है, अरे आपके ये बन जाता है, ये CO और ये CO और ये N पर ये क्या R जुड़ गया, यानी N एल्किल थैलिमाइड बन जाता है। और फिर फाइनली क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, जल अपघटन, क्षारीय माध्यम में करवा लो, अम्लीय में करवा लो, कोई से में करवा लो। उससे क्या होगा, क्षारीय माध्यम में दे रखा है आपके NCERT में, तो उससे 1 डिग्री एमीन बनेगा, और साथ में ये अरे जो थैलिक एसिड है उसका सोडियम लवण बन जाएगा। कौन सा लवण, सोडियम लवण। अब हमको यदि एनिलीन बनाना है इससे, तो इसका मतलब R की जगह क्या आना चाहिए यहाँ, अरे R की जगह C6H5 आना चाहिए, और C6H5 कहां से आएगा, यहां से आएगा। इसका मतलब इस R की जगह अरे C6H5 का मतलब ये, ठीक है ना, और ये हेलोजन, पर हमको पता है ये, अरे ये वाली अभिक्रिया है ना ये, अरे इस हेलोजन के पास लोन पेयर है, इस वजह से ये क्या करेगा, लोन पेयर को इधर देगा, तो कार्बन हेलोजन सिंगल बॉन्ड में क्या होंगे, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे आपकी। अरे एकल बंध में आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे। तो आप जो सोच रहे हैं ना ऐसे कि ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा, तो ये इस बॉन्ड को अरे यहां नहीं तोड़ पाएगा, ये आप ऐसा सोच रहे हैं ना, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता है, ठीक है ना। वैसे ही एरिल हैलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बहुत कम क्रियाशील होते हैं, यही कारण तो है। अनुनाद 3-4 कारण देते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है ना। उसमें एक जो मेजर है ना आपका फैक्टर है वो यही है, कौन सा, अनुनाद। तो जब ऐसा नहीं होगा तो फिर ये एनिलीन भी आपके, अरे एनिलीन जो है ना आपके ऐसा, तो ये भी अरे आपके नहीं बनेगा, एनिलीन भी आपके क्या, अरे नहीं बनेगा, ठीक है ना, एनिलीन भी आपके नहीं बनेगा, ठीक है। तो एनिलीन भी आपके नहीं बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, बताओ। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। इसका मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, राइट आंसर हमारा। तो कथन फर्स्ट गलत है, ये गलत, फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं, बिल्कुल। ये गलत है, सेकंड फर्स्ट सही, ऐसे कह रहा है, नहीं सॉरी दोनों गलत बता रहा है। और इसमें कथन फर्स्ट सही, कथन सेकंड गलत, ये भी क्या है आपकी रॉन्ग। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा है हमारा, कि कथन दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही स्टेटमेंट आपके राइट है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया अपन ने, ठीक है ना, विद आपको एक्सप्लेनेशन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन तो है ना, अरे बिल्कुल है ना, कोई सा कॉम्पिटिशन एग्जाम हो आपकी, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा, अरे वेस्पर वाला आपके है ना, वेस्पर थ्योरी से और संकरण वाला, दोनों ही सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं ना, 100% आते हैं। अब देखो इसमें अमोनिया, अरे अमोनिया की शेप है ना आपकी, वो कौन सी है आपकी, त्रिकोणीय पिरामिडी।
तो वैसे इसको पायरामिडल शेप, पिरामिडी शेप कहते हैं या पिरामिडीय शेप, कुछ भी कह दो आप, पर इसने त्रिकोणीय और लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइगोनल, इधर देखें आप तो ट्राइगोनल पायरामिडल, ठीक है ना। अरे उसमें 3 टांग नीचे रहती है, एक लोन पे रहता है, इसलिए इसने क्या कह दिया भाई पायरामिडल तो है पर त्रिकोण है वो, है ना, त्रिकोण के जैसा, इसलिए ट्राइगोनल पायरामिडल कह दिया इसने। अगला देखो BRF5, XCF4 वर्ग समतल होता है आपकी। अरे XCF4, इसमें अगर संकरण देखें तो 8 4 12/2 6, यानी 6 का मतलब sp3d2 संकरण और 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो आपकी ये क्या होगी, वर्ग समतल संरचना यानी स्क्वायर प्लेनर। SF6, अरे इसको तो हर कोई जानता है, ये कौन सा आपके अष्टफलक ये है। SF6 में भी संकरण कौन सा आपकी, sp3d2, कौन सा, sp3, अरे d2, इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल शेप रखेगा आपकी। और बचा कौन, BRF5, ये क्या रखेगा आपके, अरे ये स्क्वायर पिरामिडल शेप, वर्ग पिरामिडीय शेप, ठीक है ना। तो इनमें अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अपन संकरण की बात करें, तो देखो पहले वाले में तो आपके sp3 है, इसमें कौन सा है आपके 7 5 12/2 sp3d2, इसमें भी आपके क्या है sp3d2, sp3d2, और इसमें भी कौन सा है आपके, अरे sp3d2, ठीक है ना। सब में कैसा है आपके sp3d2, मतलब ये sp3 तो उसमें है, बाकी सब में sp3d2, क्योंकि ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और 5 क्या है फ्लोरीन, एक संयोजी, तो 7 5 12/2 यानी 6, n का मान 6, तो संकरण वही आपके हो गया sp3d2। तो इस तरीके से आपको संकरण वगैरह निकालना आना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, ए में फर्स्ट, ए में सेकंड, ये गलत, ए में फर्स्ट, देखो एक ही ऑप्शन है ए में फर्स्ट वाला। बी में देखो आप, बी में फोर्थ, बिल्कुल। सी में आपके देखो सेकंड, सी में सेकंड, और डी में क्या है आपके, डी में थर्ड, डी में थर्ड। तो राइट ऑप्शन कौन सा हमारा, ये, यानी ये क्या हो गया, गलत। तो देखो आपको ऐसा एलिमिनेशन मेथड आपको ना आना चाहिए। एलिमिनेशन का मतलब, अरे 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन जो भी दे, उसमें से आपको एलिमिनेट करने आने चाहिए कम से कम। मान लो अरे 4 ऑप्शन दे रहा है तो 2 आपको एलिमिनेट करने आने चाहिए, आपको 5 दे रहा है तो कम से कम 3 तो एलिमिनेट करें आप, ताकि 2 में से आप अरे सही भी नहीं लगा सकते, 50% पॉसिबिलिटी तो है आपकी सही होने की। मान लो गलत भी हो गया गलती से, तो बाकी ऐसा लगता नहीं है 3 आपने एलिमिनेट कर दिए तो फिर तो गलत होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है ना। या तो एक ही ऑप्शन से काम चल रहा। देखो 24 वाला पेपर इतना ना बहुत ज्यादा टाइट नहीं है ना, हाँ इजी मान लो ना, इजी से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर मान लो, इजी टू मॉडरेट। 25 वाला थोड़ा सा इसके कंपेयर में टाइट था, वो मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं उसको थोड़ा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अगला देखिए, ये सवाल भी आपके अच्छा है ना। अच्छा तो कैसे है, देखो मैं बताता हूं आपको। तो एथेन की स्ट्रक्चर तो ऐसी होती है ना, अरे एथेन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है आपकी C2H6, ये आपके एथेन है। और क्या कह रहा है, एक एथीन कह रहा है, ये लो एथीन की स्ट्रक्चर आपकी ऐसी है। अरे ये आपके एथीन है भैया ना, ये आपके क्या है एथीन। एक एथाइन कह रहा है, ये लो ये आपके एथाइन हो गया, ये आपके क्या है, अरे एथाइन। अब देखना आप, ये कह रहा है कि ये तो अणु दे रखा है और इसमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य आबंधों की संख्या और प्रकार, यानी 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य में कितने बंध बन रहे हैं और उन बंधों का प्रकार कैसा है, सिग्मा है या पाई है। देखिए सबसे पहले एथेन, अरे एथेन में तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड तो क्या होता है, अरे सिग्मा होता है। सिंगल बॉन्ड कैसा होता है आपके, सिग्मा। डबल में आपको पता है 1 सिग्मा और क्या है 1 पाई, और यहां अरे 2 पाई और 1 क्या है सिग्मा, ठीक है ना। अब सुनिए आप, इसमें क्या कह रहा है एथेन, तो एथेन में तो हमको क्या है, अरे 1 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है किसके बीच, अरे किसके बीच, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच। तो 1 सिग्मा बंध कहां है, देखो 1 सिग्मा बंध तो ये आपके थर्ड वाले में, 1 सिग्मा बंध तो किसमें है, थर्ड वाले में। एक बंध है वो भी कैसा सिग्मा, तो प्रकार होगी और संख्या होगी। इसका मतलब ए में थर्ड में ला लो आप, ए में थर्ड, ए में थर्ड, इधर क्या है फर्स्ट, इधर फोर्थ। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो आपके क्या हुए, गलत। आगे देखते हैं एथीन, तो एथीन में वो रहा 1 सिग्मा 1 पाई, एथीन में 1 सिग्मा 1 पाई देखो आप, या तो 1 सिग्मा 2 पाई 2 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई ये रहा, तो ये एथीन हो गया आपकी। ये क्या हो गया एथीन, 1 सिग्मा अबंध और 1 पाई अबंध। इसका मतलब बी में 4 देखो आप,
तो बी में तो आपके 4 4, तो बी से तो मामला नहीं बैठ रहा ना। फिर देखते देखो एथाइन पता है हमको, एथाइन एथाइन में क्या है, 1 सिग्मा 2 पाई, तो 1 सिग्मा अबंध और 2 पाई अबंध। इसका मतलब एथाइन में आपकी क्या हो गया, अरे ये ऑप्शन हो गया फर्स्ट, डी में फर्स्ट, तो डी में यहां तो सेकंड है, यहां फर्स्ट है, इसका मतलब हमारा आंसर तो ये आ गया सही। अरे हमारा आंसर तो ये आ गया सही, ये तो क्या हो गया आपके रॉन्ग हो गया। लेकिन जो काम का है ना, अरे वो ये ही काम का है आपके, कौन सा, अरे ये वाला ही काम का है आपके, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ये ही काम का है, ये ही आपके क्या है काम का, एनसीईआरटी में दे रखा है आपके। देखो यहां कार्बन अणु यानी C2 की बात कर रहा है, और C2 के लिए देखो आप एमओटी पढ़ते हैं, और C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है ना, अरे 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा बने, सिग्मा स्टार बने, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और फिर उसके बाद पाई 2px, पाई 2p बाई, तो क्या होगा आपके 8 2 और 4 वो, पाई 2px में 2 और पाई 2p बाई में भी 2। अरे सिग्मा बने इसमें 2, सिग्मा स्टार बने इसमें 2 4, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2 8, और पाई 2px में 2 और पाई 2p बाई में 2, तो 4 वो कितने हुए 12, 12 इलेक्ट्रॉन भरने। तो देखो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, उसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर 0, ऐसे ऊपर वाले से 2s और 2s है ना, सिग्मा स्टार 2s से वो भी 0, तो बचे क्या 4 ही तो हैं उधर, तो 4 और एंटी बॉन्डिंग क्या 0 कर दिए अपन ने, और बटे 2, तो कितना, अरे बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है इसका, C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, अरे 2 आता है भैया ना, किससे, एमओटी से। और जब बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे C2 में कार्बन और कार्बन के बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2, क्यों बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बंधों की संख्या तो है 2 परमाणुओं के बीच, तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका मतलब C2 के बीच अरे बॉन्ड कितने हैं 2, और हमको पता है जब 2 बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा होता है और दूसरा अरे पाई होता है। पर ध्यान रखें, अरे इस C2 के अंदर ये दोनों ही बॉन्ड कैसे हैं, अरे यही तो खास बात है, ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी कैसा है, पाई बॉन्ड, अरे इसलिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये C2 को कभी भी पूछ लिया जाता है ना, C2 को कभी भी पूछ लेता है ना, ध्यान रखें, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये ना। अब इसने थोड़ा सा ना घुमाया नहीं आंसर को, इसलिए बाकी अरे ये क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है, ये लो मैं इसमें 5 स्टार और लगा दूं, आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना। कौन, C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध तो हैं, पर दोनों की दोनों पाई है, सिग्मा नहीं है। एनसीईआरटी में बिल्कुल लिख रखा है ना, क्लियर कट, ठीक है ना, एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन तो हमारा हो ही गया। तो फिर ये C2 में क्या हो जाएंगे, अरे 2 पाई बंद हो जाएंगे आपके, कितने पाई बंद, 2 पाई बंद, ये लो, ये कम का है आपके, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। औरों में तो एथेन एथीन, एथाइन में तो लगता भी क्या है आपको बताने में, इसी से पता चलेगा ना। आगे देखिए 54, देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। अभिक्रिया 2A इससे B प्लस C बन रहा है, इसके लिए Kc का मान दे रखा है कितना, 4 गुना 10⁻³ किसी दिए गए समय पर अभिक्रिया मिश्रण का संघटन, मतलब A B C की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, A B और C की कंसंट्रेशन कितनी है आपके, अरे 2 गुना 10⁻³ मोल प्रति लीटर। तो ये कह रहा है हमसे निम्न, तब निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या ये सही है, क्या अभिक्रिया अग्र दिशा में पूर्ण हो चुकी है, अभिक्रिया सम पर है, अभिक्रिया की अग्र दिशा में जाने की प्रवृत्ति है, अभिक्रिया की पश्च दिशा में जाने की अरे प्रवृत्ति है, अभिक्रिया अग्र दिशा में पूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट हो जाए। तो कंप्लीट के लिए तो क्या है, अग्र दिशा में जा रही है, इसका मतलब कंप्लीट हो रही है, तो अग्र दिशा में पूर्ण का मतलब तो क्या है कि Kc का जो मान है, अरे वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपके, अरे 10⁵5, यानी 10⁵5 से अरे बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब जाके अभिक्रिया अग्र दिशा में क्या होगी, पूर्ण। पर हमको तो यहां से देखने से पता चल रहा है क्या, अरे ये 4 है और 10⁻³ को नीचे लाऊंगा तो ये क्या बन गया, अरे 4 में 1000 का भाग लगाना है, यानी 4 गुना 10⁻³ है ये, इसका मतलब क्या हुआ, अरे 4 में 1000 का भाग लगा दो आप, 1000 के भाग का मतलब है ये ऐसे आ गया आपके, Kc का मान अरे इससे इतना आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो अरे 10⁵5 से बहुत ज्यादा थोड़ी है, ये तो बहुत कम हो गया, इसका मतलब अभिक्रिया अग्र दिशा में, क्या अभिक्रिया अग्र दिशा में पूर्ण हो चुकी है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, अरे गलत, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया आपकी। जबकि इसने हमसे पूछा क्या है,
कौन सा सही है, कौन सा सही है, सही पूछा है। अभिक्रिया साम्य पर है। अब इन तीनों के लिए हमको क्या निकालना होता है, केसी दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे, क्यूसी। क्या निकालेंगे, क्यूसी। क्यूसी का मतलब अभिक्रिया भागफल, आपके अभिक्रिया भागफल। क्यूसी को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया भागफल। केसी क्या है, साम्य स्थिरांक। तो हम क्या निकालते हैं, क्यूसी निकाल लेते हैं इसके लिए। अरे इस अभिक्रिया के लिए क्यूसी। और क्यूसी कैसे निकालोगे, कोई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी बी की कंसंट्रेशन इनटू अरे सी की कंसंट्रेशन। अगर हमको केपी दे रखा होता, गैसीय अवस्थाओं के लिए साम्य स्थिरांक को केपी से दिखाते, अगर वो दिया होता हम तो क्या निकाल देते, क्यूपी निकाल देते। बस कुछ नहीं है, केसी और केपी में अंतर इतना ही, वो विलयन के लिए अभिक्रियाएं हैं, ये मतलब गैसीय अभिक्रिया है उनके लिए है। अपॉन क्या होगा, अरे ए और इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है तो ये पावर में चला गया। अब वैल्यू रख दो आप बस। देखो यहाँ क्या है, अरे सबकी कंसंट्रेशन एक जैसी दे रखी है तो ये कितना हुआ, अरे 2 गुना 10 की घात माइनस का 3। और ये भी कितना है, वही 2 गुना 10 की घात माइनस का अरे 3। और अपॉन क्या है, अरे अपॉन ये भी 2 गुना 10 की घात माइनस का अरे 3 और इसका स्क्वायर चल रहा है। तो देखना ये 2 दूनी 4 और ये भी 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इससे तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब ये 3 दूनी 6 और वो भी देखो गुणे में क्या है, अरे आधार समान है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, 10 की घात माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 और ये भी क्या है 3 दूनी 6। इसका मतलब अरे ये पूरे से कट गया ये एक तरीके से। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, क्यूसी बराबर कितना आ गया, अरे 1। क्यूसी कितना आ गया 1 और केसी कितना मैंने वहां सॉल्व कर दिया ना, केसी। अरे केसी ये मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया आपको अलग से पहले, ठीक है ना, इस ऑप्शन को काटने के लिए। तो बताना ये 1 है और वो कितना है, अरे ये है आपके 0.004 इतना है। इसका मतलब क्या हुआ, अरे क्यूसी बड़ा है किससे, केसी से। और क्यूसी बड़ा है केसी से, अरे तो अभिक्रिया की दिशा कौन सी होती है, पश्च दिशा। अभिक्रिया की दिशा कौन सी होती है, पश्च दिशा। क्यूसी बड़ा हो केसी से तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में हो जाएगी, अरे पश्च दिशा में हो जाएगी। तो क्या है, अभिक्रिया की अग्र दिशा में जाने की प्रवृत्ति नहीं, अभिक्रिया की पश्च दिशा में जाने की प्रवृत्ति, ये बिल्कुल राइट है। और अभिक्रिया साम्य पर है, ये भी नहीं होगा। तो पश्च दिशा के लिए ये कंडीशन है, तो फिर साम्य के लिए कंडीशन तो आपको पता ही है, अरे क्यू बराबर के हो तब तो वो साम्य में होगी। और इसके लिए हमको पता है ना, भाई क्यूसी ले लो, केसी ले लो, कुछ भी ले लो। और यहां क्या होगा, अरे क्यू लेसर देन होना चाहिए के, ठीक है ना। तो कौन सी दिशा में जाएगी वो, अग्र दिशा में। क्यू लेसर देन के या कह दो के ग्रेटर देन क्यू, कुछ भी कह दो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। इसके लिए कंडीशन ये है, इस वाली के लिए कंडीशन ये है, इस वाली के लिए ये है और इस वाली के लिए अपन को पता ही है क्या, कि क्यू ग्रेटर देन हो के। ये लो, तो यही हमारे पास क्यूसी ग्रेटर देन है किससे, केसी से। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए सिंपल है क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। इसने दिया देखो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ में मिलान करना है आपको। सूची फर्स्ट में तो इसने प्रोसेस दे दिया आपको प्रक्रम, और सूची सेकंड में क्या कह रहा है, उनकी स्थिति क्या है, ठीक है ना, उनकी स्थिति क्या है, उनकी स्थिति क्या है देखना आप। तो समतापीय, अरे टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट। समतापीय का मतलब या टेम्परेचर में चेंज कैसा हो, 0, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके होने के दौरान टेम्परेचर कैसा रहे आपके, कांस्टेंट। तो समतापीय का मतलब क्या हुआ, ताप स्थिर हो। इसका मतलब ये इससे मिल जाएगा आपके सेकंड से। तो ए में सेकंड देखो, अरे ए में सेकंड एक ही प्रोसेस में दे रखा है, एक ही उसमें दे रखा है। समायतनिक नाम से पता चल रहा है, समायतनिक का मतलब आयतन समान हो, इसका मतलब स्थिर आयतन पर। तो देखो बी का क्या हो गया, थर्ड, बिल्कुल सही। समदाबीय क्या हो, स्थिर दाब पर हो प्रोसेस। तो सी में 4, सी में 4। तो डी में क्या बचा, अरे डी में तो एक ही बचा ना भाई। रुद्धोष्म का मतलब क्या है, नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो। यानी यहां अरे क्यू कैसा हो, अरे क्यू बराबर 0 हो। जबकि इसमें क्या है, टी कांस्टेंट, टी कैसा है आपके, कांस्टेंट। इधर अरे वी कांस्टेंट है आपके,
और इधर क्या है आपके P कांस्टेंट। वहां ध्यान रखना, कई बार हम ना अरे चिड़िया और कबूतर और तोता और उसके चक्कर में हाथी उड़ा देते हैं, गलत है ना। क्यों, वहां क्यू कांस्टेंट नहीं है, अरे क्यू जीरो है, नो हीट एक्सचेंज कह दिया ना, यानी हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्यू ही क्या है, जीरो। अब इनके लिए तो क्या होगा, अरे इनके लिए लिखना चाहूं मैं तो डेल्टा टी कैसा हो जाएगा आपके, अरे जीरो, यहाँ वी भी कैसा हो जाएगा, डेल्टा वी अरे जीरो, और यहाँ डेल्टा पी यानी प्रेशर में चेंज कैसा होगा, जीरो। वहां मत कर देना आप, वहां तो क्यू जीरो है तो डेल्टा क्यू भी क्या होगा आपके, अरे डेल्टा क्यू लिखो, क्यू लिखो, ये भी क्या है, जीरो। इसको ध्यान रखें, कई बार हम ना ऐसे गलती कर देते हैं, क्यों, अरे इनकी तरह कर देते हैं ना, टी कांस्टेंट तो डेल्टा टी जीरो, अरे वहां तो क्यू ही जीरो है, कोई हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रही, तो क्यू जीरो हो या डेल्टा क्यू जीरो कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखें इसको, इसको ध्यान रखें। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। अरे राइट ऑप्शन कौन सा हमारा, फर्स्ट। आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी सीधा है, देखो बिल्कुल सीधा है, गाय जैसा क्वेश्चन। अरे बिल्कुल गाय जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा ना, गाय सीधी होती है ना हमारी, गाय हमारी माता है ना, है, और हमको कुछ नहीं आता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमको सब कुछ आता है, गाय हमारी माता है। अब देखिए, सबसे पहले देखो, इधर आपको क्वांटम संख्याएं दे रखी है और इधर क्या दे रखी है आपको, उपलब्ध जानकारी। यानी कहने का मतलब यह है कि कौन सी क्वांटम संख्या, चार क्वांटम संख्या है ना आपकी, तो उसमें से कौन सी क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी देती है। हमको पता है मुख्य क्वांटम संख्या n, अरे ये कोष के आकार के बारे में बताती है। अब कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक होता है, तो कक्षक का आकार कह दो, कोष का आकार कह दो, आप एक ही बात है। तो इसका मतलब अरे ये मुख्य क्वांटम संख्या है, ये किसको दिखाएगी, कक्षक के आकार को। यानी डी में आप देख लो, सबसे पहले दो, डी में दो, डी में तीन, डी में चार, डी में दो और डी में एक, ये लो, ये तो सारी कट गई वैसे। अरे आंसर तुम्हारा एक से ही आ गया, आपको एक भी पता है क्वांटम संख्या तो, और मुख्य क्वांटम संख्या तो वैसे पता ही रहती है हमको, क्यों, इससे हमारे उसकी बोर कक्षा की त्रिज्या निकालते हैं, एन स्क्वायर अपॉन जेड, वेग भी निकालते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का, वहां भी जेड अपॉन एन, ऊर्जा भी निकालते हैं जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये तो बहुत जगह काम आता है आपकी। तो एन तो सबको पता रहता है, एल, एल क्या करेगी, अरे ये कक्षक की आकृति को बताएगी कि एल का मान जीरो, तो एस उपकोष, भाई उपकोष के अंदर कक्षक होता है तो कक्षक कह दो आप, एस कक्षक। एल का मान कितना है, एक तो पी, दो तो डी, तीन तो एफ, इस तरीके से कहते हैं हम। ये क्या है देखो, अरे ये चक्रण वाली है एस, एस का मतलब स्पिन, वो कौन सी है आपकी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, अरे ये कक्षक के अभिविन्यास के बारे में बताती है, कि जो ऑर्बिटल से उसका 3D ओरिएंटेशन कैसा है, अभिविन्यास कैसा है, तो ओरिएंटेशन, ये रहा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कक्षक का अभिविन्यास। और चौथा देखो, ये भी सबको पता रहता है, अरे ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन के अपने है ना एक्सिस पर है ना, किसको, स्पिन को दिखाती है। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर अरे दो प्रकार से स्पिन कर सकता है, चक्रण कर सकता है, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए एस कितना लेते हैं, अरे प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस माइनस हाफ। अब यहाँ एस की जगह उसने एमएस लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, उसको हम एम लिखते हैं, उसने एमएल लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा है, अरे राइट आंसर हमारा ये है, देख लो एक बार, ए में थर्ड बिल्कुल सही है, थर्ड, बी में फोर्थ बिल्कुल सही है, और सी में क्या है आपके 1, और डी में तो देख ही लिया था हमने 2। आगे देखिए, ये सवाल भी देखो आपके कई बार आ चुका है, ये वाला सवाल, इस वाले सवाल में भी देखो ये भी कई बार आ चुका है। क्यों, हमको पता है ना निम्नलिखित तत्वों को प्रथम आयनन एंथैल्पी, कौन सी, अरे प्रथम आयनन एंथैल्पी की, वो भी कौन सा क्रम, बढ़ते क्रम में क्या करना है आपको, व्यवस्थित करना है। अरे बढ़ते क्रम में क्या करना है आपको बच्चों, व्यवस्थित करना है, बढ़ते क्रम में, ये लो, बढ़ते क्रम में क्या करना है आपको, व्यवस्थित। अब देखो हमको पता है, अरे आवर्त में जाते हैं ना अपन, आवर्त में जाते हैं, इसमें अरे आवर्त में जाते हैं तो हमको पता है क्या होता है, अरे जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, अरे आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपकी, अरे वो क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। और यहां जाते हैं, वर्ग में जाते हैं तो साइज बढ़ता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। आवर्त में अरे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं इसको, तीन नाम है इसकी, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो अब देख लो आप, अरे ये एक ही आवर्त के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब इसमें गड़बड़ कौन करता है देखो,
अरे नाइट्रोजन जो होता है ना, इसका अर्धपूरित विन्यास होता है। कैसा विन्यास? अर्धपूरित विन्यास होता है। इसलिए ये क्या करता है, अरे अपने अड़ोसी पड़ोसियों से ज्यादा एनर्जी रखता है ना, यानी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखता है। जैसे ऑक्सीजन से भी ज्यादा रखता है और कार्बन से भी ज्यादा। तो यहाँ तो ऑक्सीजन तो है नहीं, नाइट्रोजन ही है, तो सबसे ज्यादा तो सी की होने वाली है। तो देखो नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा अरे कट गया। आगे देखते हैं, तो नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा? कार्बन। एक गड़बड़ ये करता है, ये भी अपने अड़ोसी पड़ोसियों से ज्यादा होता है, नाइट्रोजन भी अपने अड़ोसी पड़ोसियों से ज्यादा। लेकिन ऐसे नहीं, अरे नाइट्रोजन जैसे किससे, ऑक्सीजन से भी ज्यादा, कार्बन से भी ज्यादा, ऐसे नहीं फ्लोरीन से ज्यादा हो गया। ध्यान रखें, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से, अरे दोनों अगल बगल वाले पड़ोसी है ना, उनसे ज्यादा। ऐसे बेरिलियम भी अपने अगल बगल वाले पड़ोसी हैं, उनसे ज्यादा होता है। जैसे इधर लिथियम है, इधर कौन है? बोरॉन, दोनों से ज्यादा है। पर ऐसे नहीं कार्बन नाइट्रोजन से भी ज्यादा निकल जाए, ठीक है ना। तो एक गड़बड़ कौन करता है? ये। तो ये अपने इन दोनों से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, तो फिर कौन आएगा? कार्बन। क्यों? बेरिलियम इससे ज्यादा है, ना कि कार्बन से। तो नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा? कार्बन। तो देखो नाइट्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन यहाँ बोरॉन आ गया, इसका मतलब ये भी कट गया आपकी। अभी तो देखो अब इसके बाद यहां तक हो गया। अब इसमें तो क्या है, ये अपने अड़ोसी पड़ोसियों से ज्यादा है ना, तो फिर कौन आएगा? बेरिलियम। फिर कौन आएगा? बेरिलियम। जबकि इसमें क्या दे रखा है? बोरॉन। ये गलत, ये बेरिलियम वाला सही। फिर कौन आएगा? बोरॉन, और सबसे कम लिथियम। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? थर्ड। हमारा राइट आंसर कौन सा है? थर्ड। ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है, ये वाला सवाल भी आपके यार कई बार पूछा है। तो वही इतने ही दे रहा है, ये प्रथम आयनन एंथैल्पी दे रहा है आपकी। अभी तक ये प्रथम आयनन एंथैल्पी दे रहा है, अरे सेकंड वाली थर्ड वाली नहीं दी इसने। ये केवल कौन सी दे रहा है आपके? अरे प्रथम वाली दे रहा है। हाँ जी, देखिए आगे इसको देखिए, समूह 16 के तत्वों में, यानी ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स आपके, तो 16 में कौन आते हैं आपकी? अरे ये आता है आपकी ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे ही आता है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ये कह रहा है इसमें से कौन, अरे -2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, -2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, ऐसे कह रहा है। और देखो, अरे -2 ऑक्सीकरण अवस्था कौन नहीं दर्शाएगा? अरे अभी तो पढ़ा है अपन ने कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, अरे आपके साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी आपकी? अरे घटेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी आपकी? घटेगी। और हमको पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं आपके, है ना, धात्विक लक्षण हैं वो आपके क्या होते हैं? अरे बढ़ते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं। और हमको पता है, अरे इसमें पोलोनियम जो है ना आपके, पोलोनियम ये क्या है आपके? अरे ये धातु है भैया ना, ये पोलोनियम क्या है आपके? धातु। पोलोनियम क्या है आपकी? धातु है भैया ना। और धातु से क्या एक्सपेक्ट रखते हैं आप? अरे -2 का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ले। धातु इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर होती है, धातु के देने की होती है। अरे लेगी तभी तो क्या -2 आएगा ना चार्ज उस पर। तो धातु -2 नहीं दिखाएगी, ठीक है ना। ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की नेचर रखता है, तो प्लस चार्ज आएगा इस पर। तो -2 कौन नहीं दिखाएगा? अरे पोलोनियम नहीं दिखाएगा भैया आपके ना। कौन नहीं दिखाएगा? पोलोनियम नहीं दिखाएगा। क्यों? ऊपर से नीचे जा रहे हैं, धात्विक गुण बढ़ रहा है। क्यों? साइज बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, तो इस वजह से अरे ये नीचे वाले हैं, इनमें मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है आपकी, इसलिए ये पोलोनियम धातु है, और धातु है तो ये -2 नहीं दिखाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे? पोलोनियम। राइट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों? अरे पोलोनियम हो गया। आगे देखिए इसको, निम्नलिखित साम्यों में से किसमें केपी और केसी समान नहीं है? केपी केसी का मान समान नहीं है। अरे केपी और केसी में रिलेशन क्या है आपको पता है? केपी बराबर केसी, और आरटी की पावर क्या होगा? डेल्टा एनजी। और देखो, अरे जब भी क्या हो आपके भाई केपी बराबर केसी चाहिए ना, तो मैं डेल्टा एनजी क्या कर दूं? अरे 0। डेल्टा एनजी ये क्या हो जाए आपके? अरे ये 0 हो जाए तो क्या होगा? केपी बराबर क्या हो जाएगा आपके? अरे केसी हो जाएगा। हो जाएगा क्या? किसी भी राशि की पावर 0, इसका मतलब 1, तो केपी बराबर क्या हो गया? केसी। इसका मतलब जिसके लिए डेल्टा एनजी कैसा हुआ आपके? 0, उसका केपी बराबर होगा किसके? केसी के। ये कह रहा है केपी केसी किसमें बराबर नहीं है। डेल्टा एनजी क्या है? अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है ना, कौन से? गैसियस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यानी गैसीय उत्पादों के मोल माइनस गैसीय अभिकारकों के मोल। और मोल कौन दिखाएगा? स्टाइकोमेट्रिक गुणांक दिखाएगा। तो देखो इसका मोल कितना है? इसका गुणांक 1, तो 1 और 1 2, इसके भी 2, अरे रिएक्टेंट के भी 2, प्रोडक्ट के भी 2, 2 - 2 क्या आएगा? 0। यानी मैं ऐसे लिख दूं या डायरेक्ट? अरे यहां मैं ऐसे लिख दूं
कि डेल्टा एनजी क्या है आपके, अरे डेल्टा एनजी बराबर 2 माइनस 2 बराबर क्या हुआ 0 हो गया। अगला देखो यहां 1 मोल और 1 मोल इसका, अरे स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक समझ रहे हो ना, आगे लिखे हुए गुणांक मोल को दिखाते हैं, तो इसका भी गुणांक 1, इसका 1 और 1 2, 1 और 1 2, और इधर क्या है 1, तो क्या हुआ डेल्टा एनजी आपकी, अरे डेल्टा एनजी बराबर क्या हुआ 2 माइनस 1 बराबर अरे 1। तो यहां तो क्या आ रहा है, इसकी पावर 1 रखो तो केपी बराबर केसी आर टी आ रहा है, इसका मतलब इसी के लिए केपी केसी समान नहीं है। तो हमारा राइट आंसर तो कौन सा है, अरे सेकंड वाला ही हो गया। नहीं फिर भी हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं, देखो अरे यहां भी डेल्टा एनजी क्या होगा आपके, डेल्टा एनजी बराबर देखो प्रोडक्ट के मोल कितने 2 और रिएक्टेंट भी देखो 1 और 1 2, तो कितना है आपके, अरे 2 माइनस 2 कितना हुआ 0। इधर देखो यहाँ इसके लिए, अरे इसके लिए डेल्टा एनजी बराबर क्या होगा आपके, देखो प्रोडक्ट कितना है 1 और 1 2 और रिएक्टेंट भी 1 और 1 2, तो वही 2 माइनस 2 कितना हुआ 0। तो सबके लिए डेल्टा एनजी क्या रहा है, सबका मतलब 3 को, मतलब 1 को छोड़ के तीनों में कैसा आ रहा है 0, इसका मतलब इनके लिए केपी केसी कैसा है समान, और इस सेकंड वाले के लिए समान नहीं है। क्यों, डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 आ रही है, तो केपी बराबर क्या होगा केसी आर टी। ये लीजिए हमने 59 क्वेश्चंस कर लिए आपके। आगे देखिए 60 में क्या है सुनना, हाँ जी 60 नंबर क्वेश्चन में देखिए अब क्या है, तो अच्छा सवाल है ये सवाल भी कई बार हमें कई एग्जामों में आ चुका है। चलिए इसको पीछे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, वे अभिकर्मक जिनके साथ, अरे वे अभिकर्मक जिनके साथ ग्लूकोज अभिक्रिया, कौन, अरे ग्लूकोज अभिक्रिया नहीं करता है। ऐसे अभिकर्मक कौन कौन से हैं जिनके साथ ग्लूकोज अभिक्रिया नहीं करता है, अरे तो आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है कि ग्लूकोज एक तो किसके साथ, अरे 2,4-DNP के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है ना, 2,4-DNP के साथ में क्या नहीं करता, अरे कोई अभिक्रिया नहीं करता। एक ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता, और एक अरे ये सिर्फ अभिकर्मक के साथ भी कोई अभिक्रिया अरे नहीं करता है। ये एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है आपकी, यानी ग्लूकोज इनके साथ कोई अभिक्रिया अरे नहीं करता, यानी ग्लूकोज, अरे ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज वो इनके साथ कोई अभिक्रिया अरे नहीं देता, ठीक है ना, इनके साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता, ध्यान रखें। एक सेकंड, 2,4-DNP एक सेकंड ये हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया आपके, सिफ हो गया, देखो ये आपके 2,4-DNP नहीं है ना, हाँ ये सोडियम बाई सल्फाइड है भैया, अरे सोडियम बाई सल्फाइड, एक सेकंड, सॉरी इसके साथ तो देता है, ये देखो अरे इसके साथ तो देता है ना, एक सेकंड एनसीईआरटी में लिखा हुआ देखो, अरे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ तो ऑक्सीजन तो बना देगा, पर इसके साथ वो मैंने सही लिखा था ना, अरे 2,4-DNP 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, और एक आपके सोडियम बाई सल्फाइड, ठीक है ना, इसके साथ कोई अभिक्रिया अरे नहीं करता है ना, एक सेकंड, हाँ ये इन तीनों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता ना ग्लूकोज, अरे इन तीनों के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता है ग्लूकोज, है ना, ठीक है ना। आगे देखिए, तो देख लो यहां से, देखो 2,4-DNP तो है नहीं है, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, ये तो दिया है वे अभिकर्मक जिनके साथ ग्लूकोज अभिक्रिया नहीं करता, और संगत परीक्षण या उत्पाद नहीं देता, इसका मतलब
अरे इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, एक इसके साथ सिर्फ अभिकर्मक के साथ भी नहीं करेगा, बाकी सबके साथ कर लेगा। तो कौन सा, बी और ई ऑप्शन देख लो आप, बी और ई। और अगर ऐसे पता नहीं है तो भी देखो, अरे टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है और एल्डिहाइड तो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, ये तो हमको पता है। इसका मतलब ए वाला देखो आप, ए वाला तो यहां रहा है, इसका मतलब ये तो टेस्ट देगा। एक देखो HCN, अरे HCN के साथ भी तो अभिक्रिया करता है कौन, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके, ए सही है, सी सही है। अब इनमें से देख लो, अब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में अभिक्रिया देता है, ये ऑक्जिम बना लेता है। क्या बना लेता है, अरे ऑक्जिम बनाता है ये, है ना। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में क्या बनाएगा आपके, अरे ऑक्जिम बनाएगा। तो फिर ऑप्शन कौन सा हमारा, सिर्फ के साथ तो करता ही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन देख लो, बी कहां है, अरे बी एक तो यहां है, ठीक है ना, एक तो सॉरी बी यहां है ना, बी। अब उसमें से हमको देखो एक ई और पता हो, बी और ई पता हो, देखो ये, अरे ये ग्लूकोज के साथ तो करता है, ऑक्सिजन बनाता है, पर ध्यान रखना ग्लूकोज का अगर अपन एसिटिलीकरण करवा देते हैं ना, उससे ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बन जाता है, और वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ध्यान रखें। ग्लूकोज तो इससे अभिक्रिया कर लेगा, अरे ग्लूकोज तो इससे अभिक्रिया कर लेगा, ग्लूकोज की रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में, ठीक है ना, इनके साथ, तो ग्लूकोज तो अभिक्रिया कर लेगा इनसे, लेकिन किससे, इससे। पर ग्लूकोज का अगर पहले पेंटा एसिटेट बना दिया जाए और फिर उसकी किससे, हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करवाई जाए, उसको नहीं देता, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो कौन सा सही ऑप्शन है हमारा, बी और ई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, सिर्फ अभिकर्मक, और ये इंपॉर्टेंट है, अरे ये रिएक्शंस आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, कभी पूछ ली जाएगी आपसे, कभी भी पूछ ली जाएगी आपसे। आगे देखिए, ये सवाल देखिए, क्या कह रहा है, देखो, सही अभिकर्मक को पहचानिए और जो निम्नलिखित रूपांतरण करते हैं, यानी ये क्या है, अरे ये एल्कीनिद है और इससे क्या बना रहा है, ये एल्डिहाइड बना रहा है, एल्कीन से एल्डिहाइड बना रहा है। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा अभिकर्मक सही है। अरे देखो, पहले जल अपघटन करवा रहा है, पहले क्या करवा रहा है, जल अपघटन, H2OH+ अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। अरे एल्कीन पर क्या होगा, सॉरी जल अपघटन, क्या जल योजन, सॉरी जल अपघटन नहीं, अरे एल्कीन जल योजन देगा ना। अरे एल्कीन एल्काइनों की लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो जल का योग हो रहा है ये अम्लीय माध्यम में, यानी अम्ल उत्प्रेरक एक तरीके से, उसकी उपस्थिति में जल का योग, तो जल का योग होगा। अरे तो इस पे क्या होगा, देखो इधर देखो, जल का योग होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो आपके, अरे एक बॉन्ड तोड़ दो और इधर क्या लगा दो आप, अरे इधर तो मार्कोनिकॉफ के नियम से OH जुड़ेगा, इधर क्या जुड़ेगा आपका H, ये तो 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। और फिर आगे क्या दिया इसने, पीसीसी दिया है, तो ठीक है पीसीसी, अरे मान लो 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर भी देगा, तो 2 से तो कीटोन बनता है, 1 से एल्डिहाइड, 2 से कीटोन, तो इससे तो कीटोन बनने वाला है। इसका मतलब ये तो हमारा सही, अरे नहीं है, ये तो हमारा सही नहीं है, ठीक है ना। इधर करता हूं मैं, देखो ये हमारा सही, अरे नहीं है। आगे देखो, इसमें फिर से वही H2OH+, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्यों, आगे अरे CrO3 दे रखा है ना, क्रोमिक एनहाइड्राइड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये भी ऑक्सीकरण तो कर देगा मान लो, पर 2 से कीटोन बनाएगा, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो भरे कट गए। अब देखो, पहले BH3 फिर H2O2 OH-, इसका मतलब ये क्या है, अरे ये आपके हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीकरण है ये, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और इससे हमको पता है क्या, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है ना, होता है एक तरीके से इसमें, कैसा, एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ का अरे उल्टा, और मार्कोनिकॉफ का उल्टा होगा तो क्या होगा, अरे यहां OH जुड़ेगा इधर, H जुड़ेगा इधर, OH जुड़ेगा इधर, H जुड़ेगा इधर, तो इसका मतलब एल्डिहाइड सॉरी 1 डिग्री एल्कोहल बन गया, ये क्या बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये तो सही है यहां से यहां तक। और आगे देखो पीसीसी दे रखा है, तो देखो इससे क्या होने वाला है, इससे देखो अब, अरे इससे ये होने वाला है ना हाइड्रोबोरोनन, और ऑक्सीकरण से क्या होने वाला है आपको पता है, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, इधर तो जुड़ेगा H और इधर क्या जुड़ेगा, अरे OH। पहले जो बोरेन का योग होता है ना BH3 का, वो तो मार्कोनिकॉफ नियम से होता है, पर ओवरऑल इस अभिक्रिया में देखा जाए तो इसमें जल का अणु जुड़ता है किस पर, एल्कीन पर, और वो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से जुड़ता है, तो OH इधर जुड़ेगा, H इधर, तो ये आपका क्या बन गया, अरे ये एल्कोहल बन गया। और एल्कोहल भी कौन सा, अरे 1 डिग्री एल्कोहल।
और देखो आगे एनसीईआरटी में लिख रखा है कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अगर हमको एल्डिहाइड की उत्तम लब्धि प्राप्त करनी है तो पीसीसी कैसा है, अरे ये श्रेष्ठ अभिकर्मक है, आपके बेस्ट रिएजेंट है। तो क्या बन जाएगा इससे, अरे इससे आपके ये बन जाएगा क्या, ये CH2 और ये आपका CH2 और ये आपका अरे CHO, ठीक है ना। तो ये राइट ऑप्शन तो हमारा ये है। पर देखो यहां भी देखो ऐसी कंडीशन है, वही BH3 है ना, और ये बेसिक मीडियम में H2O2, तो ये तो ठीक है, यहां से यहां तक तो ठीक है, कहां तक 1 डिग्री एल्कोहल तक तो ठीक है। पर आगे इसने क्या दिया है, अरे क्षारीय KMnO4 दे दिया। और KMnO4 कैसा है, अरे KMnO4 तो आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इस अभिक्रिया को एल्डिहाइड पे नहीं रुकने देगा, इसको कहां तक ले जाएगा, एसिड तक ले जाएगा। इसीलिए तो बाद में इसने क्या किया है, अरे H3O+ दे दिया, यानी H+ की कंडीशन मतलब इसमें मतलब एसिडिफिकेशन करवा देगा लास्ट में। क्यों, बेसिक मीडियम में इसका सॉल्ट बन जाएगा एसिड का, इसलिए एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका मतलब ये भी हमारा सही नहीं है, क्यों, ये तो एसिड तक लेके जा रहा है, जबकि हमको क्या कहा है इसने, अभिक्रिया को कहां रोकना है, एल्डिहाइड पर, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा सवाल था आपकी, तो ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, इसको देखिए, ये भी बढ़िया है आपके सवाल। क्या है, Mn3+ Mn2+ युगल के लिए E0 का मान, यानी आपके अरे ये इसके लिए आपके इलेक्ट्रोड विभव का मान, E0 का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है, क्रोमियम या फिर आयरन से निम्नलिखित परिवर्तन के कारण अधिक धनात्मक होता है। अरे ये कह रहा है कि जो मैग्नीज का आपके है ना, कौन सा ये जो आपके अपचयन विभव है ना, कौन सा वाला, अरे ये वाला, ये कह रहा है, अरे ये वाला जो अपचयन विभव है ना, ये वाला Mn+3 Mn+2, और ये क्रोमियम के लिए मान लो मैंने लिख दिया, ये E0 की बात कर रहा है, E0 Cr+3 अरे Cr+2, और एक आयरन के लिए E0 और आपके क्या है ये, अरे Fe+3, और ये कह रहा है कि Fe+2, ये जो वैल्यू है आपके, अरे ये जो वैल्यू है आपके, ये कह रहा है कि इसके लिए क्या है, अरे मोर पॉजिटिव, यानी इसके लिए कैसी है, मोर पॉजिटिव। ये लो पॉजिटिव का मतलब शॉर्ट में मैंने लिख दिया ये +Be, यानी अधिक धनात्मक है इनसे ज्यादा, किससे, क्रोमियम से, और किससे, अरे आयरन से। तो उसका कारण क्या है, अरे उसका कारण ये है, देखो क्या, अरे ये Mn+2, भाई हम क्या कर रहे हैं, हमको ऐसा अपचयन विभव चाहिए कि जो +2 से +3 में क्या हो जाए, कन्वर्ट। तो इसके लिए वैल्यू कैसी आ रही है, अरे ज्यादा धनात्मक आ रही है, वैल्यू ज्यादा धनात्मक आ रही है, इसका मतलब अरे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा आसानी से, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा आसानी से। कारण क्या है उसका, अरे देखो Mn+2, उसी से ही क्या होगा, अरे Mn+3 बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और हमको पता है Mn+2 जो है ना आपके, अरे इसका 3d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कौन सा, 3d5 है, अरे अर्धपूरित विन्यास है। और अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व कैसा होता है, अरे ये अर्धपूरित विन्यास रख रहा है, कौन सा विन्यास, अर्धपूरित। तो देखो Mn था मैग्नीज, उससे Mn+ बनाया, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर Mn+ से दूसरा निकालेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब Mn+2 से Mn+3 बना रहे हैं, तो ये क्या है, अरे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। पर हमको पता है Mn+2 का 3d5 क्या है, अरे विन्यास जो कैसा है, अरे अर्धपूरित, इस वजह से ये कैसा है, अरे अधिक स्थायी है। और हमको पता है कि अधिक स्थायी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, Mn+2 से Mn+3 बनाओगे, तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ तृतीय आयनन जो है ना, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आपकी तृतीय आयनन एंथैल्पी है या तृतीय आयनन ऊर्जा है, उसका मान अरे इनके कंपेयर में कैसा है, इसका ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 3d5 और एक इलेक्ट्रॉन मान लो अरे आपने निकाल दिया, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अरे 3d4 में। इसका मतलब d5 को d4 में कन्वर्ट करने के लिए आपको मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, बजाय किसके, इनके। और जब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी थर्ड वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसलिए इसका अरे मानक इलेक्ट्रॉन विभव इन दोनों से कैसा है, ज्यादा धनात्मक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, d4 के d5 में चेंज होने के दौरान आपको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ज्यादा देनी पड़ रही है, बशर्ते किसके, क्रोमियम के और आयरन की। तो हमसे यही पूछ रहा है
कि D3 से D4 D5 विन्यास, नहीं, D5 से D4 विन्यास, 5 से 4 में चेंज कर रहे हैं ना, अरे तभी तो इसके लिए हम ऐसा लिख पाएंगे। अब कई के दिमाग में ऐसे आ जाएगा कि पहले इसने 3 लिखा है फिर इसने 2 लिखा है, तो 3 से 2 बनाओगे क्या? भाई इलेक्ट्रॉन विभव तो ऐसे लिखोगे ना आप, 2 से 3 में है ना, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो अपचयन के रूप में लिखते हैं तो पहले +3 लिखते हैं फिर +2 लिखते हैं। उसका कारण तो यही है ना कि ज्यादा धनात्मक क्यों आती है। अरे हम ये देखते हैं ना फाइनली क्या देखते हैं उसमें, एक तो हम ऊर्ध्वपतन एंथैल्पी देते हैं, पहले सॉलिड है उसको गैस में चेंज करते हैं, फिर गैस से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो ऊर्ध्वपतन एंथैल्पी दी, फिर मान लो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आई फर्स्ट, आई सेकंड, आई थर्ड, और उसके बाद उसका क्या, अरे उसको जल में घोलते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, उस दौरान जलीयोधन ऊर्जा अगर मान लो कुछ नहीं दे तो ब्लैक जल मानते हैं, जलीयोधन ऊर्जा निकलती है, तो क्या हो, सब्लिमेशन एंथैल्पी आई फर्स्ट, आई सेकंड, आई थर्ड, इन सबका सम मिला के अरे ये एनर्जी दी जा रही है और वो हाइड्रेशन वाली निकल रही है, तो इनका सम उससे ज्यादा है तब तो पॉजिटिव आ जाता है, और अगर कम है तो नेगेटिव आ जाता है। तो ज्यादा कब आएगा, यहाँ थर्ड जो एनर्जी है उसका मान कैसा है, ज्यादा, इसलिए कैसा आ जाता है, मैग्नीज का ये जो मानक अपचयन विभव है ये किससे, अरे क्रोमियम से और आयरन से कैसा है, ज्यादा धनात्मक। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉन विभव वगैरह +3 से +2 किया ना, इलेक्ट्रॉन विभव किया ना, जो टेंडेंसी है आपकी घटेगा बढ़ेगा क्या होगा ऑर्डर, वो दे रखा है। एक +2 से है ना, जैसे Mn+2 से Mn, या मान लो Cr+2 से Cr, इस तरीके का, यानी M+2 से M वाला, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो वाला अपचयन विभव, और एक 2 को 3 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो वाला अपचयन विभव, तो 2 को 3 में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, वो वाला अपचयन विभव कैसा है, ज्यादा पॉजिटिव। तो 2 को 3 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हुआ, पहले नेगेटिव नहीं था ना, वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, तो अब कैसा हो गया, ज्यादा पॉजिटिव। तो उसका कारण क्या है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी आपको, इसलिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो D5 किस में चेंज हो रहा है, अरे D4 में चेंज हो रहा है, ये नहीं ये नहीं। तो दूसरा आंसर ये भी हो सकता है 4 से 5, अगर आपने इधर लिख दिया क्या Mn+3 उधर Mn+2 इधर, इसको देख के तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके, गलत। क्यों, हम यही तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है आपके, जब किसी धातु के छड़ को उसके आयनों से बने विलयन में डुबोते हैं, अरे तो पहले आयनों का विलयन तो बनाएंगे, कौन सा आयन बनाना है, +3 वाला। +3 कब बनेगा, +2 से +3, ऐसे नहीं पहले +3 उसको +2 में कन्वर्ट करेंगे। अरे इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलते हैं बन करके, पहले उदासीन से निकलता, फिर एक धनावेशित आ जाता है उससे, फिर 2 धनावेशित, फिर 3 से, ऐसे निकलते हैं। और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलना तो बहुत मुश्किल है, अरे पैरा निकल जाता है आसानी से, उदासीन से निकलता है, दूसरा तीसरा निकालना ना, चौथा चौथा बहुत मुश्किल से निकलेगा, तीसरा ही बहुत मुश्किल से निकलेगा। इसलिए कारण क्या है, 5 से 4 ये नहीं होगा, ध्यान रखें, ठीक है ना। और ऐसा एनसीईआरटी में सवाल भी दे रखा है, ऐसा एनसीईआरटी में सवाल भी दे रखा है। आगे देखिए, 2 कथन दिए गए हैं नीचे, एक कथन तो कौन सा आपका, ये वाला, और एक ये वाला कॉम्प्लेक्स है, दोनों संकुल अष्टफलकीय हैं, बिल्कुल। क्यों, इसकी समन्वय संख्या भी 6, उसकी भी कितनी है, 6, और समन्वय संख्या 6 होती है तो संकुल अष्टफलकीय बनता है। चाहे संकरण sp3d2 हो या d2sp3 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परंतु चुंबकीय व्यवहार में भिन्न है ये। चुंबकीय व्यवहार में भिन्न का मतलब क्या है, मान लो एक अनुचुंबकीय होगा दूसरा प्रतिचुंबकीय होगा, तो देख लेते हैं। देखो पहले वाले में देखो आप, इसमें, अरे इसमें देखो कोबाल्ट, अरे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, और +3 का मतलब क्या है, अरे 3D में 6 इलेक्ट्रॉन, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, अरे 6 इलेक्ट्रॉन है भैया ना, कितने हैं, 6। क्यों, कोबाल्ट का क्या होता है 3D 7 4s2, तो +2 का मतलब क्या है, s वाले दोगे एक, D में से चला गया 7 में से 1 गया तो 6। D6 अमोनिया कैसा, अरे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है आपकी, अमोनिया कैसा लिगेंड है भी, अरे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पर ये कभी कभी गड़बड़ करता है, और कहां गड़बड़ करता है, अरे 3D की है ना, क्या हो 3D श्रेणी का एलिमेंट्स हो और उसमें मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मेटल किसमें हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो फिर अमोनिया वहां पेयरिंग नहीं करता, बाकी सब जगह पेयरिंग करता है, तो अमोनिया गड़बड़ करता है, कभी कभी जल भी क्या करता है आपकी गड़बड़, तो इसलिए उसको तो ध्यान रखें। तो यहाँ तो +3 है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग है तो इसकी पेयरिंग कर देगा, तो पेयरिंग करेगा तो इसका मतलब इसके पास कोई अयोग्य इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, अयोग्य इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो ये कैसा है आपका, अरे ये आपके प्रतिचुंबकीय है, ये कैसा है आपके, अरे ये वाला कॉम्प्लेक्स है आपके, ये कैसा है आपके, अरे प्रतिचुंबकीय है, कौन सा है बच्चों, प्रतिचुंबकीय। हाँ जी, ये कैसा है आपके प्रतिचुंबकीय।
तो ये प्रतिचुंबकीय है, तो दोनों का व्यवहार भिन्न है, इसका मतलब ये कैसा है आपके अनुचुंबकीय होगा फिर। अरे कैसा होगा बच्चों, अनुचुंबकीय। ठीक है, ये देखो अगला ये आ ही गया वैसे। अरे अगला जो अपन कह रहे हैं ना वही आ गया, देखो कैसे। इसने पहले कहा है कि भाई इसका और ये दोनों अष्टफलकीय हैं, परंतु चुंबकीय व्यवहार में क्या है भिन्न। देख लेते हैं, इसको देख लिया, वैसे तो ना भिन्न है, तो इसका मतलब ये प्रतिचुंबकीय थी, अनुचुंबकीय होना चाहिए। और यहां भी देखो, अरे कोबाल्ट कितना है, इसका भी कितना है, अरे कोबाल्ट +3 में है, +3 का मतलब 3D, अरे 6 और 4s 0। यहां भी क्या है आपके 4s 0, ठीक है ना, 4s अरे 0 है आपके, 4s 0। अब देखो, अब यहां क्या है, अरे फ्लोराइड है आपके कैसा, वीक लिगेंडर। वीक लिगेंडर पेयरिंग नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा, अरे तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे आपके, ऐसे भरे जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहां कितने, अरे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कैसा है, अरे अनुचुंबकीय है, जबकि ये प्रतिचुंबकीय था, इसका मतलब यहां n का मान कैसा है 0। तो ये प्रतिचुंबकीय, वो कैसा है अनुचुंबकीय। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो आपका क्या है, अरे राइट है। अगला कह रहा है CONH3 का OH6+3 प्रतिचुंबकीय है, बिल्कुल ये प्रतिचुंबकीय है, जबकि ये वाला कैसा है भाई अनुचुंबकीय, तो ये अनुचुंबकीय है। ये स्टेटमेंट भी क्या है सही। तो ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर, पहला गलत, ये तो गलत हो गया, दूसरा सही है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य, ये बिल्कुल सही है, यही हमारा सही है, दोनों ही सही है। ये दोनों गलत, फर्स्ट सही सेकंड गलत, ये भी आंसर गलत हो गया। ये लो, ऐसे आराम से आप है ना सवाल कर सकते हैं। बीवीटी से सवाल है आपके ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है आपके। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कौन सी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उपसय संयोजक यौगिकों में है। आगे देखिए, अगला अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है आपका ये, फैलिंग विलियन ए। अरे फैलिंग विलियन ए, फैलिंग अभिकर्मक जो है ना आपकी दो प्रकार का है, एक सॉरी मतलब दो विलियनों से मिलकर बना है। फैलिंग रिएजेंट जो है आपके, अरे वो दो विलियनों का मिक्सचर है, एक फैलिंग विलियन ए और एक फैलिंग विलियन बी। तो देखो फैलिंग विलियन ए है ना, ये क्या होता है आपके, अरे कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन होता है भैया, कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन। इस वजह से ये कैसे कलर का है, अरे ब्लू कलर का है आपके, कैसे कलर का, अरे ब्लू कलर का है, नीले रंग का। अरे कॉपर सल्फेट तो आपको पता है नीला थोथा, नीला थोथा, ये लो। और एक होता है आपके फैलिंग विलियन बी, अरे फैलिंग विलियन बी, एक ये होता है आपके, और ये होता है आपके सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोस्टेल लवण भी कहते हैं। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यानी टार्ट्रिक एसिड का लवण किसके साथ, सोडियम और पोटेशियम के साथ, उसको रोस्टेल लवण भी कहते हैं। ये क्षारीय विलयन होता है इसका, ये कलरलेस होता है, ये कैसा होता है कलरलेस। तो इसने क्या कहा, फैलिंग विलयन ए होता है जलीय सोडियम सिट्रेट, ये तो गलत हो गया। अरे जलीय कॉपर सल्फेट, जलीय कॉपर सल्फेट ही है ये बिल्कुल सही है ना, तो यही हमारा आंसर है। एक देखो साथ में क्षारीय कॉपर सल्फेट दे दिया, ये गलत है, क्षारीय नहीं जलीय कॉपर सल्फेट, एनसीईआरटी में दे रखा है बिल्कुल बाकायदा। और एक सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको रोस्टेल लवण भी कहते हैं, देखो इसका क्षारीय विलयन, अरे यही क्या है हमारा, अरे यही हमारा फैलिंग विलयन है। और ये कैसा है, कलरलेस है, ये कैसा है भाई, अरे कलरलेस, ध्यान रखना आ जाए एग्जाम में। तो ऐसा नहीं अपन ने केवल एक ऑप्शन है ना आंसर दे दिया और छुट्टी, अपन को सारे ही सॉल्व करने हैं ना विद कंसेप्ट, तभी तो आप सीखेंगे ज्यादा। अरे 50 क्वेश्चन है, मान लो 50 क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन सिखा दे, तभी तो कोई फायदा है। अब मान लो अरे जरूरी थोड़ी ए पूछे अगले बार बी पूछ ले मान लो, और ऐसे दे दे कि क्षारीय होता है जैसे इसकी तरह, अरे जलीय क्षारीय दे रखा है ना, ऐसे इसका क्षारीय और एक क्या कह दे आपकी जलीय कह दे, या मान लो ये कैसा है कलरलेस है, या उसका ब्लू कलर पूछ ले, ऐसा कह दे। फैलिंग विलयन एक का ना ब्लू कलर होता है, किसकी वजह से, कॉपर सल्फेट की वजह से। कॉपर सल्फेट को बोलते हो ना आप, अरे नीला थोथा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है ये, एक सेकंड, हाँ जी देखना, निम्नलिखित में से किन प्रक्रमों में एंट्रोपी बढ़ती है। ये पूछ रहा है एंट्रोपी किसमें बढ़ती है भैया,
कि ये इसने कुछ प्रोसेस दे दी कि इनमें से किसमें एंट्रोपी बढ़ेगी, जो किसमें बढ़ेगी, एक द्रव अरे वाष्प में वाष्पित होता है। अरे देखो ये तो हमको पता है सॉलिड से ज्यादा लिक्विड की, लिक्विड से ज्यादा किसकी, गैस की एंट्रोपी होती है। तो एक द्रव है, लिक्विड किसमें चेंज हो रहा है, वाष्प में चेंज हो रहा है, यानी गैस में चेंज हो रहा है। इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, ये बढ़ने की तो पूछ रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका राइट है। अगला देखो, एक क्रिस्टलीय ठोस का ताप 130 केल्विन से 0 केल्विन तक घटता है, यानी टेम्परेचर को घटा रहा है। तो ध्यान रखें एंट्रोपी जो है ना आपकी, अरे एंट्रोपी टेम्परेचर के कैसी है, समानुपाती। इसका मतलब टेम्परेचर को घटा रहा है तो एंट्रोपी भी क्या होनी चाहिए, अरे घटनी चाहिए। जबकि इसने हमसे क्या कहा है, बढ़नी चाहिए। तो इसका मतलब इसमें तो अरे नहीं बढ़ेगी। और ध्यान रखें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, अरे इसको ध्यान रखें, आपको यहां कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों, अरे हमको पता डेल्टा एस बराबर क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल, अरे क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। इस फॉर्मूले से हमको कंफ्यूजन हो सकता है कि टी बढ़ेगा तो डेल्टा एस क्या हो रहा है, घट रहा है, टी घटेगा तो डेल्टा एस अरे बढ़ेगा। ध्यान रखें ये वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई नहीं हो रहा ना, ध्यान रखें एस समानुपाती किसके, टी के। ये ध्यान रखें, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना ना कि एंट्रोपी है टेम्परेचर के कैसी है, अरे समानुपाती है। तो समानुपाती है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो एंट्रोपी भी घटेगी। इसका मतलब अरे बी ऑप्शन सही नहीं है। तो देखो जहां जहां बी आ रहा है उसको तो काट दो आप, वैसे देखो बी इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये कट गया, कट गया बी वाला। इसको देखो, अरे यहां ये सॉलिड है, देखो सॉलिड ठोस है, और इधर देखो सॉलिड गैस गैस, अरे सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है। इसका मतलब एंट्रोपी गैस की तो ज्यादा है ना, तो इसका मतलब यहां भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अगला देखो, अरे क्लोरीन का अणु है, इससे 2 क्लोरीन के परमाणु बना दिए। क्लोरीन का अणु, उससे 2 क्लोरीन के परमाणु, अरे एक अणु था, पार्टिकल एक था, 2 पार्टिकल बन गए। कणों की संख्या बढ़ रही है, और कणों की संख्या बढ़ेगी तो रैंडमनेस बढ़ेगी, यानी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो ये भी कैसा है, अरे सही है। तो बी नहीं है बस, तो इसका मतलब ए सी डी ऑप्शन कौन सा हमारे पास, यही बच रहा है, ए सी डी। ये हमारा क्या है, राइट आंसर। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, He प्लस आयन की मूल अवस्था का मतलब n बराबर 1 में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, अरे माइनस का x जूल है। तब ये कह रहा है कि Be+3 आयन की n बराबर 2 अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए जूल में ऊर्जा कितनी होगी। अरे देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि En बराबर क्या होता है, अरे माइनस का 13.6 या 13.6 क्या जूल में दे रखा है ना। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है आपके, अरे 2.18 इंटू 10⁻⁻18। और ये क्या होता है एनर्जी के लिए, अरे Z² अपॉन n², ऐसे होता है Z² अपॉन n²। अब देखो हमारे पास क्या है, इसने क्या कहा है, अरे हीलियम प्लस आयन की बात कर रहा है। इसका मतलब मैं ऐसे कह दूं E, अरे He प्लस बराबर कितनी होनी चाहिए, वही माइनस का 2.18 गुना 10⁻⁻18, ऐसे है ना। और देखो हीलियम के लिए Z, अरे परमाणु क्रमांक कितना है, 2, तो Z का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, अरे 2 का स्क्वायर अपॉन n, अरे n तो इसके लिए हीलियम प्लस के लिए कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर कर लो। और देखो ये सारी वैल्यू है जो है ना, अरे ये पूरी जो वैल्यू है आपकी, ये वाली देखो इसको, अरे ये जो पूरी वैल्यू है ना आपकी, ये पूरी वैल्यू भाई 1 का भाग लगा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब 4 से गुणा हो रहा है। और इस पूरी वैल्यू का पूरी वैल्यू को इसने क्या कह दिया, अरे इसको कह दिया इसने x जूल, ठीक है ना। अरे जूल में तो चल ही रहा है, ये तो पता है ना अपन को, ये तो जूल में है, ये जूल में चल ही रहा है, तो ये x जूल कह दिया इसने। यानी इस वैल्यू को इसने क्या कह दिया, 2.18 गुना 10⁻⁻18 इंटू 2 का स्क्वायर का मतलब 4, इसको इसने कह दिया x जूल। बस अब तो कोई दिक्कत नहीं। इसने हमसे क्या कहा है, अरे बेरिलियम +3 आयन के लिए कहा है, देखना। तो मैं क्या करूं, अरे बेरिलियम +3 आयन के लिए निकाल दूं क्या एनर्जी कितनी होगी, देखना वही माइनस का 2.18, ये तो चली रही है पहले से, और ये 10⁻⁻18 चल रही है। और इसके लिए n कितना देखो 2, और बेरिलियम के लिए Z कितना होता है, अरे Z परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो क्या करूं मैं, अरे 4 का स्क्वायर अपॉन अरे 2 का स्क्वायर, ऐसे ही होगा, अरे 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये ऐसे तो बन गया आपके, देखना अरे माइनस का 2.18 गुना 10⁻⁻18
और ये क्या है, अरे ये 16 और बटे 4, तो 4 से इसको काटूंगा तो 4 ही तो आ गया। और वो भी क्या है, अरे 2 का स्क्वायर 4 ही तो था या नहीं, और ये जूल में ही चल रहा है, अरे ये जूल में ही चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी एनर्जी ये है, अरे उतनी ही एनर्जी तो ये है, वही 4 से गुना हो रहा है, वो भी 4 से गुना हो रहा है। तो जब इसको एक्स का है तो ये भी क्या होगी, एक्स ही होगी। एक्स का मतलब माइनस साइन तो आ रहा है आगे, माइनस एक्स देख लो। जितनी एनर्जी अरे हीलियम प्लस आयन की है किसमें, एन बराबर 1 में यानी ग्राउंड स्टेट में, उतनी ही बेरिलियम प्लस 3 आयन के लिए कहां होगी, एन बराबर 2 अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक है, माइनस एक्स इसकी है तो इसकी माइनस एक्स हो जाएगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए अब, ये इसको छोटा करना पड़ेगा। हाँ देखिए, सुनिए, हल्का सा बड़ा कर दो, 1 मिनट। हाँ जी, चलिए देखिए। हाँ, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। इधर इसने अभिक्रिया दे रखी है, इधर अभिकर्मक या स्थिति, यानी कौन सा अभिकर्मक काम में आएगा। तो देखो सबसे पहली अभिक्रिया क्या है, अरे ये अभिक्रिया देखो, इससे 2 कीटोन बना रखे, अरे एस्टी एल्कीन है ही, एस्टी एल्कीन है ही, ये देखो इससे में फिर मैच कर लेंगे बाद में आंसर, है ना। देखो अरे एस्टी एल्कीन है, ये एल्कीन दिख रही है ना, इसको मैं क्या करूं, डबल बॉन्ड को काट दूं और इधर ऑक्सीजन जोड़ दूं, तो देखो ये कीटोन ही बन जाएगा। अरे एल्कीन से कीटोन बना रखा है, एल्कीन से कीटोन या एल्डिहाइड कब बनता है, अरे ओजोन या अपघटन अभिक्रिया के दौरान बनता है ना, कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो, तो मैंने दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दिए, 2 कीटोन मिल गए मुझे। इसका मतलब ये ओजोन या अपघटन अभिक्रिया है। और ओजोन या अपघटन अभिक्रिया कहां दे रखी है आपके, ये O3Zn H2O, पहले ओजोन से अभिक्रिया करवाई, ओजोनाइड बनेगा, फिर उसका जिंक धातु की उपस्थिति में जल अपघटन करवा दिया। तो इसका मतलब ए में कौन सा आंसर है, अरे ए में 4, देखो ए में 4 कहां है, एक तो यहां है और एक यहां है, ये दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत और ये वाला ऑप्शन हमारा गलत, क्यों, इसमें ए में फर्स्ट, इसमें ए में थर्ड। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है। इससे देखो बेंजीन से इसने क्या बना रखा है, बेंजोफिनोन बना रखा है। अरे बेंजोफिनोन, जैसे मान लो मैं बेंजीन का क्या करवा दूं, अरे फ्रेडेरिक क्राफ्ट एसिटिलीकरण करवा दूं, तो बेंजीन रिंग पे COCH3 जुड़ता है, यानी एसिटोफिनोन बनता है। अब उसकी जगह मैं क्या कर लूं, एसिटिल क्लोराइड की जगह अरे बेंजोइल क्लोराइड ले लूं और वही फ्रेडेरिक क्राफ्ट अभिक्रिया करवा दूं, कौन सी, असाइलेशन ही करवा दूं, वो एसिटिलीकरण थी, ये बेंजोइलीकरण हो जाएगा। ठीक है ना, असाइलेशन 2 प्रकार की होगी, एसिटिलीकरण और बेंजोइलीकरण, तो ये बेंजोइलीकरण ही है ये। तो फिर क्या जुड़ जाएगा आपके, अरे C6H5 COCl से करवाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, COC6H5 जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पे जाके, तो C6H5 COC6H5 क्या हो गया, बेंजोफिनोन। इसका मतलब ये कहां, अरे ये इससे मैच कर रहा है। अगला देखिए, फिनॉल, फिनॉल नहीं सॉरी, अरे साइक्लोहेक्सेनॉल है ना, फिनॉल नहीं, फिनॉल तो अरे ऐसे बोला होता तब तो ये फिनॉल था, अब फिनॉल नहीं है ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। यानी एक तरीके से देखा जाए, अरे तो ये OH इस कार्बन से जुड़ रहा है नहीं, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है आपकी, कैसा एल्कोहल है, 2 डिग्री, और हमको पता है 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कीटोन बनता है, और इसने कीटोन ही बना रखा है, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण करवाना है आपको। तो ऑक्सीकरण के लिए क्या ले लो आप, ऑक्सीकरण के लिए क्या ले लो आप, देखते हैं अभी, देखो इसको छोड़ो, पहले इसको देखो, अरे इसको देखो, इससे इसमें कन्वर्ट कर रखा है, यानी ये जो एल्किल ग्रुप है ना, अरे बेंजीन रिंग पर एल्किल ना ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एल्किल ग्रुप कितना ही बड़ा हो चाहे, अगर आपको ये हॉट एसिडिक केमेनोफोर दे दे, गर्म कैसा अम्लीय केमेनोफोर दे दे, या आपको क्षारीय केमेनोफोर, एनसीईआरटी में आपकी क्षारीय केमेनोफोर है, उसके साथ में अभिक्रिया आपको दे दे, और देखो गर्म और कर रखा है, गर्म हीटिंग साइन और दे रखा है ना, क्षारीय केमेनोफोर कैसा है, गर्म, तो ये एल्किल ग्रुप ग्रुप कितना ही बड़ा हो, ये आपकी किसमें COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें बशर्ते बेंजीन रिंग से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, एल्किल ग्रुप, वो 1 डिग्री या 2 डिग्री हो, या यूं कह दो उसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन का होना क्या है, जरूरी इस ऑक्सीकरण में। अरे ये भी ऑक्सीकरण ही है, पर इसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, यहाँ तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, 2-2 है, पर एक भी है तो भी ये पूरा का पूरा ग्रुप, चाहे अरे 85 कार्बन की चैन हो, ये किसमें COOH में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब अरे डी में क्या है हमारे पास, डी में है आपका ये, और फिर तो इसमें क्या होगा, अरे सी में हो जाएगा 2, तो अब आप ऑप्शन मैच कर लो, आप ऑप्शन मैच कर लो, कैसे, देखो ए का तो कर लिया अपन ने 4, बी में क्या है आपके 1, बी में 1, बी में 1, बी में 1,
और ये बी में, इसको क्यों मिलाऊं मैं फालतू में, अरे दो तो कट गया ना ऑप्शन, तो बी में एक और बी में एक। आगे देखो सी में क्या है, दो। सी में इधर देखो तीन दे रखा है, और इधर देखो, अरे इधर देखो, इधर देखो, अरे सी में इधर दो है, इधर दो है, ठीक है ना, सी में इधर दो, और फिर डी में क्या है आपके, डी में तीन, तो डी में तीन, इसका मतलब ये आंसर गलत, ये आंसर सही। क्यों, सी में क्या है, दो, जबकि इसमें सी में तीन दे रखा है, इसलिए आंसर क्या हो गया आपका, अरे गलत हो गया, ये आंसर क्या हो गया बच्चों, अरे गलत हो गया आपके। आगे देखिए, सिक्सटी सेवन, उसके बाद देखिए अब 68 देखिए, 68 में क्या है सुनिए अब, 68, 68 में देखिए भाई, 68 में, हाँ जी, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा परिकलित की जा सकती है, यानी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं यदि निम्नलिखित का मान ज्ञात हो। अरे देखो सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है अपने पास, ये, अरे लॉग K2 अपॉन K1 बराबर क्या है आपके पास, अरे EA अपॉन 2.303 आर, EA अपॉन 2.303 आर, और इधर क्या लिखते हैं हम, अरे 1/T1 माइनस 1/, अरे T2, और इसको हम अंतराल समीकरण बोलते हैं कि अगर T1 टेम्परेचर पर क्या हो हमारे पास, अरे T1 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक का मान K1 और T2 पर क्या हो K2, तो फिर हम सक्रियण ऊर्जा अरे इस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम अंतराल समीकरण बोलते थे, इंटरवल इक्वेशन। तो इसका मतलब अरे हमको क्या, दो अलग अलग टेम्परेचर दे दे, दो अलग अलग क्या दे दे, वेग स्थिरांक, तो हम उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अरे सक्रियण ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं। ई का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां से देखो ऑप्शन पढ़ो, दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांक, बिल्कुल दो भिन्न ताप है, दो अलग अलग ताप है, उस पर दो अलग अलग क्या दे रखे हैं, वेग स्थिरांक, इसकी सहायता से क्या अरे कर सकते हैं। मानक ताप पर वेग स्थिरांक गलत, संगठन की प्रायिकता गलत, संगठन के दौरान अभिकारक अणुओं का अभिविन्यास, इससे कोई लेना देना नहीं है सक्रियण ऊर्जा का, इससे सक्रियण ऊर्जा का कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक स्थायी कार्य धनायन, कौन सा कार्य धनायन सबसे ज्यादा स्थायी होगा। देखो तो यहां जो कार्बोकैटायन दे रखे हैं ना आपके, अरे ये सारे आपके हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रखे हैं आपके, इससे हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या देखते हैं अपन, अरे प्लस एच काउंट कर लो आप, जितनी ज्यादा प्लस एच होंगी उसकी अति संयुग्मन संरचनाएं उतनी ही क्या होंगी ज्यादा, और अति संयुग्मन संरचनाएं ज्यादा तो उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी आपके ज्यादा, ठीक है ना। तो अल्फा एच कैलकुलेट करते हैं, देखो प्लस चार्ज जिस कार्बन पे है उससे डायरेक्ट जो है कार्बन अल्फा, अल्फा, और ये कौन सा अल्फा, इसका मतलब यहां अगर अल्फा एच देखें, अरे तो अल्फा एच, पहले तो मैं अल्फा ना इधर लिख लेता हूं, देखो पहले ये अल्फा एच है, यहां पे देखें तो देखो ये अल्फा कार्बन, अरे ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जितनी भी हाइड्रोजन होती है वो सारी अल्फा हाइड्रोजन होती है। अगले में देखो आप प्लस चार्ज इस पे है तो ये अल्फा, ये अल्फा, और यहां पे देखो इससे तो डायरेक्ट यही जुड़ रहा है अल्फा, देखना, अरे इसमें अल्फा एच कितनी है भाई, इसमें अल्फा एच देखो तीन, दो पांच और दो सात, इसका मतलब यहाँ 7 अल्फा हाइड्रोजन है आपकी, कितनी 7। आगे देखो यहां कितनी है, एक तो इस पे और दो इस पे, यानी अल्फा एच कितनी है यहाँ, अरे 3। इसमें देखिए अल्फा एच कितनी है, इधर 3 और 2 इधर, तो कितनी है 5, और इसमें देखो इसमें तो 1 ही है, अरे अल्फा एच कितनी है बच्चों, अरे 1, इसमें अल्फा एच कितनी है आपके 1। अब देख लो आप, अरे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो दिख गई ना अपन को, वैसे ही 7 अल्फा हाइड्रोजन या 3 या 5 या 1, इसका मतलब इसकी अति संयुग्मन संरचनाएं सबसे ज्यादा होंगी, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और हमसे सबसे ज्यादा बोला पूछा है। पर हम अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना चाहें, अरे हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना चाहे, कोई जरूरी थोड़ी हमसे यही दे केवल एक ही पूछे, तो हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो सबसे ज्यादा इसमें है इसका मतलब एक सबसे ज्यादा, फिर 5 वाला मीन्स 3, और उसके बाद क्या होगा आपके 2 वाला, और सबसे कम 4। क्यों, इसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे क्या है कम, और हमको पता है अति संयुग्मन संरचनाओं की संख्या बनाते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या में एक ज्यादा जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए अब,
हाँ जी, देखिए ऑर्गेनिक में खूब आता है सवाल, अच्छा सवाल है। देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, तीन समावेशी दे रखे हैं आपको। इन तीन समावेशी पेंटेनों के कथनांक निम्नलिखित क्रम का पालन करते हैं। अरे एन पेंटेन का ज्यादा है किससे? आइसो से। आइसो का ज्यादा है नियो से। बिल्कुल, ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ना बॉइलिंग पॉइंट घटता है। क्यों? अरे बॉइलिंग पॉइंट, इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखें इसको। अरे बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके? मॉलिक्यूलर वेट के। यानी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके? सरफेस एरिया मींस पृष्ठीय क्षेत्रफल के। और ये अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके? अरे नंबर ऑफ, अरे ब्रांचिंग के, नंबर ऑफ ब्रांचिंग के। ठीक है ना? इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखें किसमें? अरे बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक के लिए। इस फॉर्मूले को आप क्वथनांक के लिए याद रखें। सबसे पहले आपको क्या करना है? अरे मॉलिक्यूलर वेट चेक करना है। अगर मॉलिक्यूलर वेट कैसा डिफरेंट, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। फिर मॉलिक्यूलर वेट अगर मान लो सेम होगी एक से ज्यादा कंपाउंड की, तो फिर आप या तो सरफेस एरिया देख लो या नंबर ऑफ ब्रांचिंग देख लो। तो यहां देखो अरे पेंटेन 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 है सारे, इसका मतलब यहाँ मॉलिक्यूलर वेट सबका कैसा है? सेम। तो हम क्या देखेंगे? या तो सरफेस एरिया देख लो या नंबर ऑफ ब्रांचिंग। एन में कोई ब्रांचिंग नहीं है, आइसो में एक ब्रांचिंग, नियो में दो ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे अरे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। इसका मतलब अरे ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। आगे देखो कथन सेकंड दे रखा है कि जब शाखन बढ़ता है, अरे नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ती है, तब अणु एक गोले का आकार ले लेता है। यानी वो स्फेरिकल शेप का ना ले लेता है, गोलाकार। इसके परिणाम स्वरूप स्तन स्पर्श के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है। अरे जो स्फेरिकल शेप ले लेगा तो उसका सरफेस एरिया है वो घट जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जिसके कारण गोलीय अणुओं के बीच अरे अंतराअणुक बल दुर्बल हो जाते हैं। यानी उनके बीच में लगने वाले जो है ना इंटरमोलिकुलर फोर्स है आपके, अंतराअणुक, अंतराअणुक को इंटरमोलिकुलर ही कह रहे होंगे। देखो एक सेकंड इसकी इंग्लिश, हाँ इंटरमोलिकुलर, बिल्कुल सही है ना। फोर्स कि जो अंतराअणुक बल है वो कैसे हो जाते हैं? अरे दुर्बल हो जाते हैं, ऐसा कह रहा है। और इस कारण क्वथनांक कैसा हो जाता है? कम। ये भी आपकी सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट भी आपका सही है और स्टेटमेंट सेकंड यानी एक तरीके से रीजन है। अगर आपको ऐसा दे देता नहीं है कि कथन फर्स्ट अरे सही है, यानी कथन सही है और इसको कारण लिख देता तो कारण भी इसका सही है, और ऐसे कह देता वे कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की अरे सही व्याख्या करता है, ऐसे ऑप्शन बना देता है। पर आपके है ना नीट में नहीं है ऐसे, नीट में ऐसे ऑप्शन नहीं बनाता है। और अदर एग्जाम में ना बड़े एग्जाम है उनमें बना देता है आपके ना ऐसे कि कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तब भी ये सही था। तो अब तो हमारे पास क्या है? दो हैं, फर्स्ट गलत, गलत हो जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य, यही सही है हमारा। ये दोनों गलत, ये भी गलत, एक गलत, ये फर्स्ट सही सेकंड गलत, तो ये भी क्या हो गया? अरे रॉन्ग हो गया, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है ना? तो हमने 70 क्वेश्चंस कर लिए। अभी और करते हैं, देखिए ये देखो अरे ल्यूकास टेस्ट दे दिया आपके। निम्नलिखित एल्कोहलों में से कौन सा अरे ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तात्क्षणिक अभिक्रिया करेगा? अरे तत्काल अभिक्रिया कर ले, तुरंत अभिक्रिया कर ले, फास्टली, इंस्टेंटेनियसली, है ना। यानी फास्टली कौन अभिक्रिया करेगा? अरे आपको पता है ये आपके किसमें? अरे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में अरे डिफरेंशिएशन की रिएक्शन है। ये एल्कोहल में डिफरेंशिएशन की क्या है? अरे रिएक्शन है। यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदन करना है तो हमको ल्यूकास टेस्ट लगाना पड़ेगा। ल्यूकास अभिकर्मक के साथ टेस्ट लगाना पड़ेगा। और ल्यूकास अभिकर्मक क्या है आपको पता ही होगा। अरे ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? ये निर्जल ZnCl2, निर्जल अरे ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl का क्या है? अरे ये मिक्सचर है भैया ना। कंसंट्रेट HCl का क्या है? मिक्सचर। निर्जल ZnCl2 और साकर HCl का मिश्रण। मान लो हमारे पास एक 1 डिग्री एल्कोहल, एक 2 है, एक क्या है 3, और हमको पता लगाना है कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3। तो क्या करो? ल्यूकास अभिकर्मक मिलाओ, ल्यूकास अभिकर्मक मिलाओ, ल्यूकास अभिकर्मक मिलाओ, तीनों में तुरंत अभिक्रिया कर ले। 1 थोड़ी देर बाद करे, 2-4-5 मिनट बाद 2, और क्रिया करे नहीं कमरे के समान ताप पर तो 1। तो इसका मतलब फास्टली किसने अभिक्रिया की? 3 डिग्री ने। तो ये हमसे यही पूछ रहा है कि ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तात्क्षणिक अभिक्रिया कौन करेगा? तात्क्षणिक का मतलब तत्काल। तो 3 डिग्री एल्कोहल देख लो, अरे ये पहला वाला 3 डिग्री एल्कोहल है। ये वाला तो देखो कैसा है 1, ये कैसा है? अरे ये 2 है, और ये कैसा है 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? 1। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? 1।
यानी ये ल्यूकास अभिक्रमक के साथ में अरे फास्टली अभिक्रिया करेगा, इंस्टेंटेनियसली, तात्कालिक, तात्क्षणिक, कुछ भी कह दो, तत्काल अभिक्रिया कर लेगा। और एल्किल क्लोराइड बनाता भी है ना, क्या बनाता है? एल्किल क्लोराइड। इसलिए मिश्रण में धुंधलापन उत्पन्न कर देता है। क्यों? एल्किल क्लोराइड है ना, बनते ही क्या है ये यहाँ पे है ना, अरे ये विलेय नहीं है। एल्किल क्लोराइड कैसे होते हैं? अविलेय। इसलिए मिक्सचर के अंदर क्या करते हैं? धुंधलापन उत्पन्न कर देते हैं। तो जो आविलता, आविलता शब्द भी लिख रखा है एनसीईआरटी में, टर्बिडिटी। तो 3 वाला तुरंत करेगा, 2 वाला 2-4 मिनट बाद में, और 1 वाला सामान्य ताप पर करेगा नहीं, कमरे के सामान्य ताप पर। आगे देखिए अगला, एक सेकंड, ये, हाँ अगला देखिए, अगला सवाल भी अच्छा है। देखिए आपके सॉल्यूशन से पूछ रखा है हेनरी लॉ से, है ना, इससे हेनरी लॉ। तो 3 गैस ए बी सी के लिए हेनरी नियम स्थिरांक, अरे हेनरी स्थिरांक के एच का मान कह रहा है ना, ये दे रखे हैं आपको क्रमशः। क्रमशः का मतलब जो पहले लिखा हुआ उसका पहले, जो बाद में लिखा हुआ उसका बाद में। क्रमशः शब्द को ध्यान रखें, जो पहले लिखा हुआ उसका अरे पहला, जो बाद में लिखा हुआ उसका बाद में। तो ये हेनरी स्थिरांक के मान इतने दे रखे हैं, और किसमें? किलो बार में दे रखे हैं। किसमें? किलो बार में। इन गैसों की जल में विलेयता है ना, इन गैसों की जल में विलेयताएं निम्नलिखित क्रम का पालन करती हैं। अरे हमको पता है ना हेनरी स्थिरांक क्या है, P बराबर ऐसे होता है KH इंटू एक्स, और x किसके लिए? अरे गैस के लिए। और ये x गैस क्या है? अरे यही तो विलेयता है हमारी। अरे यही तो क्या है? यही तो सॉल्युबिलिटी है, विलेयता। भाई हेनरी के नियम में क्या करते हैं? अरे गैस की विलेयता है उसको मोलंस के रूप में लिया जाता है, और मोलंस किसका? गैस का। तो इसका मतलब ये विलेयता ही है, तो इसको मैं ऐसे कर दूं एडजस्ट। अरे x गैस बराबर क्या होगा? x गैस बराबर KH को नीचे भेज दूं तो ये क्या बन गया? अरे P अपॉन अरे KH। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर KH बढ़ता है, अरे KH बढ़ता है, तो हमको पता है गैस की विलेयता क्या होगी? अरे घटेगी। तो इसका मतलब देख लो, जिसका हेनरी स्थिरांक ज्यादा उस गैस की विलेयता क्या होगी? अरे कम, और जिसका हेनरी स्थिरांक कम उसकी विलेयता ज्यादा। और इसका एक इकोलॉजिकल है ना आपके वो भी है यूजेज, ये जो जलीय जीव हैं वो अरे गर्म जल के बजाय ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। गर्म जल के बजाय ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। क्यों? हेनरी स्थिरांक है ना, वो टेम्परेचर की समानुपाती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो हेनरी स्थिरांक बढ़ता है, तो गैसों की जल में विलेयता घटती है। इसलिए जलीय जीवों को अरे श्वास लेने में कठिनाई आएगी ना, इसलिए वो गर्म जल के बजाय ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। ऐसा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए हेनरी स्थिरांक बढ़ जाता है। तो हमको तो ये देखना है हेनरी स्थिरांक, देखो अरे यहाँ 145 है, और वो तो 2 गुना 10⁻⁵, नीचे जाओगे 10⁵5, यानी 1 के 5 जीरो लगा लो, तो 1 के 3 जीरो लगाते हैं 1000, 4 लगाते हैं 10,000, 5 लगाते हैं तो 1 लाख, यानी 2 में 1 लाख का भाग लगा दो, तो ये वैल्यू तो कितनी आएगी? बहुत कम आएगी ना। यहाँ 35 किलो बार दे रखा है, इसका मतलब हेनरी स्थिरांक सबसे कम, तो उसकी विलेयता सबसे ज्यादा। अरे तो बीच वाले का सबसे कम है, देखो इसका, अरे इसका हेनरी स्थिरांक सबसे कम है, ये वाला हेनरी स्थिरांक सबसे कम है, बीच वाला कौन है? बी। तो हेनरी स्थिरांक सबसे कम, तो गैस की विलेयता सबसे ज्यादा। क्यों? व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे बी सबसे ज्यादा होगा, ये बी, ठीक है। ए वाला तो काट दो, ए वाला काट दो, फिर कौन आएगा? सी। क्यों? सी का 35 है, उसका 145 है, इसका मतलब बी के बाद सी, और इधर क्या? बी के बाद ए, इसका मतलब ये भी कट गया। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा है? ये। यानी ये हेनरी के नियम पर आधारित आपके क्या हो गया क्वेश्चन, सॉल्यूशन वाले चैप्टर से। ये देखो, ये अरे ये सवाल 12th क्लास में पूछा जा चुका है, आपके एनसीईआरटी के अंदर 12th क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वाला। अरे निम्नलिखित में से कौन सा ln के और 1/t के बीच आरेख आरएनए समीकरण के अनुसार है? अरे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ln के और 1/t के बीच आरेख है वो आरएनए समीकरण के अनुसार है। अरे आरएनए समीकरण ये होता है हमारा k बराबर a एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस e अपॉन अरे RT, और जब हम इसका नेचुरल लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं? नेचुरल लॉग, तो ये कितना हो जाएगा आपके? अरे ये कितना हो जाएगा? ln के बराबर क्या होगा? अरे ln a माइनस EA अपॉन अरे RT, और इसको मैं ऐसे कह दूं कि इसके ऊपर अरे 1 चल रहा है, 1 से गुणा कर दूं, 1/t तो हो गया ये। तो इसने ये y एक्सिस पे ले रखा है, और ये क्या है? अरे इसको x एक्सिस पे ले लिया इसने। और जो पता हमको x के साथ में जो है ना, अरे गुणे में राशि होती है वो m का मान होता है स्लोप, ठीक है ना। और आगे नेगेटिव साइन लग रहा है, माइनस सी, सॉरी माइनस m, और ये क्या है? प्लस सी। अरे ये समीकरण इसको एडजस्ट करोगे, इसको आगे इसको पीछे लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है? y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी। अरे स्लोप कैसा है? नेगेटिव। स्लोप कैसा है? नेगेटिव।
और साथ में क्या है अंत्यखंड, तो ध्यान रखना ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। एक ही ग्राफ ऐसा है, यहां देखो, अरे ये तो सारे कहां है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये गलत, ये भी नीचे से ऊपर, ये अरे यहां से वही नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर से नीचे कौन सा आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो नेगेटिव स्लोप जब भी आ जाए ग्राफ ऊपर से नीचे, ये आपके 12th क्लास में पूछा जा चुका है 2 नंबर में पहले, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पहचानना, एक ही ग्राफ है ऐसा, ये मैंने सॉल्व कर दिया, आपको कैसे पहचानना है। आगे देखिए, गर्म करने पर क्या कह रहा है, अरे गर्म करने पर कुछ ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था से गुजरते हुए, अरे बिना द्रव अवस्था से गुजरते हुए वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अरे कुछ ठोस ऐसे हैं जिनको गर्म करते हैं तो वो बगैर द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या है, अरे उस प्रोसेस का नाम ऊर्ध्वपातन है। क्या है, ऊर्ध्वपातन। अरे कपूर, कपूर ठोस होता है ना, आरती वगैरह करते हो और ओम जय जगदीश हरे, तो वो सारा उड़ जाता है, क्यों, ज्यादा क्या है उसमें सॉल्वेंट, अरे गैस है इसलिए गैस उड़ गई, कुछ बचता नहीं, कोई हल्की फुल्की थोड़ी सी राख बचती है ना, राख भी क्या इतनी है ना, दिखती नहीं, तो इसका मतलब क्या है, गैसियस सॉल्वेंट था वहां। कपूर किसका एग्जांपल है, ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल, ये आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, आपके नेफ्थेलिन हो गया, ये किसके एग्जांपल है, ऊर्ध्वपातन के एग्जांपल है। तो ऊपर दिए गए सिद्धांत के आधार पर ऐसे ठोस पदार्थों के शोधन के लिए प्रयुक्त तकनीक है, अरे वर्णलेखिकी नहीं, क्रिस्टलन नहीं, आसवन नहीं, कौन सी है, अरे ऊर्ध्वपातन। कितना सिंपल है, देखो सीधे ही है ना, आगे बच्चों जैसा सवाल। अगला देखिए, अरे अंतः अणुक, अंतः अणुक का मतलब अरे इंट्रामोलिकुलर, कौन सा, इंट्रामोलिक्यूलर, अरे इंट्रामोलिक्यूलर की बात कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, अरे इंटर का मतलब दो के बीच, इंटर का मतलब दो के बीच, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है अरे दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रामोलिकुलर का मतलब है एक ही अणु में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एक ही अणु के परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध का बनना, क्या कहलाएगा आपके, अरे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दो अणुओं के परमाणुओं के बीच बने तो इंटरमोलिकुलर, जैसे जल है आपके, एल्कोहल है, HF है आपकी, एसिटिक एसिड है आपके, अमोनिया है, इन सब में कौन सी है, अरे इंटरमोलिकुलर है। और एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा बस मात्र ना, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, उसमें कैसा है आपकी, अरे इंट्रा, एक ही अणु के परमाणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ऐसे यहाँ, अरे यहाँ ये वाला ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ये अरे ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल ही है, ऐसे ऐसे देखो, ये OH और ये अरे N डबल बॉन्ड O और ये O, और ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, ये वाली, अरे ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और ये कौन सी है आपकी, अरे इंट्रामोलिकुलर है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एक ही अणु के परमाणु के बीच में क्या हो रही है आपकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इसका नाम है, आपको पता है तो इतना, ऑर्थो अरे नाइट्रोफेनॉल, क्या नाम है बच्चों इसका, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। तो यही तो है हमारा आंसर। अरे HF में तो इंटर वाली होगी, HF में कौन सी होगी, अरे इंटर, दो अणुओं के बीच। और यहां भी देखो ये पैरानाइट्रोफेनॉल है, इसमें भी क्या होगी, अरे इंटर होगी, ठीक है ना। और यहां तो क्या होगी, इसमें तो OH NO2 है, यहां आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, यहां एग्जिस्ट नहीं करेगी ना इसमें। हाँ वैसे कर सकते हो, वैसे तो ना पैरा वाली पोजीशन पे लगा सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाएगी, इंटर वाली लग जाएगी लगने को ना। और अपन को तो ये याद रखने मैन लिया ना, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल, और आपके एक कौन सा HF, इनको याद रखना है आप, ठीक है ना। आगे देखो, वैसे देखो, अरे यही 6 मेंबर रिंग बन गई है आपके, 5 या 6 मेंबर तक का ना अगर रिंग बन रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दौरान, तब तो एग्जिस्ट करती है। यहाँ तो देखो, अगर यहाँ बनाओगे आप तो यहाँ क्या होगा, अरे एक कार्बन और बढ़ गया ना बीच में, तो ये 7 मेंबर हो जाएगी। तो ये रिंग ही कैसी है आपके, अरे ये रिंग जो बनी है ना, यही रिंग बनेगी नहीं है ना, मतलब बनेगी तो सही पर स्टेबल नहीं होगी, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं है ना, ठीक है ना। अरे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं आपके ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, हाँ 75 तक करते हैं पढ़ा आज। अपन ने 25 क्वेश्चन कर लिए, कितने, अरे 25 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, और इसमें आपके 2 क्वेश्चन इधर रह रहे, ठीक है ना।
यानी अपन ने 50 से लेके 75 तक कर लिए, यानी 25 क्वेश्चन कर लिए, 25 क्वेश्चन बच रहे हैं, उनको अगले पार्ट में लेते हैं ना, क्यों, ये बड़ा हो जाएगा फिर आपके ना। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को फायदा हो ना। सारे नीट के पेपर, जितने पेपर है ना आपकी, अरे नीट से पहले जो भी आपके AIPMT RPMT वगैरह लेते थे, है ना, उन सबको करवाएंगे आपको सॉल्व 1 by 1 करके। अब अपन ने स्टार्ट कर दिया, आगाज कर दिया, 25 वाला ले लिया, 24 वाला आज ले लिया, आप धीरे धीरे करके 23 22 ऐसे, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं अपन। क्यों, पहले अपन ने देखा भी लेटेस्ट क्या चल रहा है, फिर पहले क्या चल रहा था, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं या नहीं होते हैं, यानी पहले लेवल ज्यादा था या अब लेवल ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ने। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी ज्यादा से ज्यादा।